गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी बच्चों, हम लोग बीट्स की बात कर रहे थे। काफी कुछ बातें आपसे हुई, क्वेश्चन की बातें चल रही थी, बीट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि ऐसा होता है बीट्स। और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हमने स्टडी किया था कि इसकी जो कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक बात और बोली थी कि जो बीट्स फिनोमेना है उसका यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका एप्लीकेशन जो होता है, बीट्स का जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो क्या है। एप्लीकेशन हमारे जितने भी म्यूजिकल साउंड सोर्स है उनकी अगर फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं हो तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग बीट फिनोमेना फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सीख रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर यहां देखें तो बीट्स का केवल नाम का यूज, सबसे ज्यादा यूज किसका है? अपने कॉमन सेंस का यूज है। हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, बीट्स के रीजनिंग है, सोचना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना। तो रीजनिंग है, रीजनिंग सोचना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। बीट्स का तो केवल नाम का यूज है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेता हूं मैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया ए ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर है, ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकंड, है ना। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एक ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर है ए प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकंड विद इन अनदर फोर्क ऑफ बी ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। बच्चों दो फोर्क यहाँ पर गिवन है, एक तो बी और एक ए। और बी यहाँ जो फोर्क है उसका फ्रीक्वेंसी हमें पता है 200 हर्ट्ज है, और ए यहाँ पे जो फोर्क है उसका जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 5 बीट पर, मतलब यहाँ पर ए जो अननोन फोर्क है वो इसके साथ में 5 बीट बनाता है। तो यहाँ दो फोर्क है ए एंड बी, बी यहाँ नॉन फोर्क है और ए अननोन फोर्क है। तो आप बताइए अगर बी की फ्रीक्वेंसी 200 है और ए उसके साथ 5 बीट बनाता है तो बताओ ये ए की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या क्या बनेगी? बताओ कितनी बनेगी पॉसिबिलिटी ए की? बोले एक की पॉसिबिलिटी दो बनती है, या तो वो 195 होगा या फिर वो, है ना, या तो वो 195 होगा, या तो वो 195 होगा या फिर वो होगा यहाँ पर 205 होगा, है ना बेटा, ऐसा होगा। दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब दोनों में से एक आंसर इसका करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर क्या वो हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम एक प्रोसेस यहाँ पर यूज करते हैं, वो है वैक्सिंग और फाइलिंग का प्रोसेस। पढ़ाया था आपको। वैक्स करने से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी घट जाती है, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये सब हमने स्टडी किया था। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया नाउ वैक्स इज अप्लाइड ऑन फोर्थ ए, ए पर हमने वैक्स लगाया एंड वाइब्रेट अगेन विद फोर्थ बी, बी के साथ उसको वापस वाइब्रेट किया, देन बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 हो जाती है। तो आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी ए का क्या होगा। बिल्कुल देखो, बात सुना ध्यान से, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को करना जानते हैं, सब लोग करते हैं, और सबको करने का, ये क्वेश्चन करने का तरीका अपना अपना होता है। एक बार मेरा तरीका आप देख लें कैसे करता हूं मैं। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो फोर्क है, एक नॉन एक अननोन। तो जो भी नॉन फोर्क होता है उसको मिडिल में लिखते हैं, वो बी है और उसका फ्रीक्वेंसी हमें पता है 200 हर्ट्ज। लेकिन जो अननोन फोर्क है वो यहाँ पर ए है और उसकी दो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर है, एक तो कम वाली 195 और एक ज्यादा वाली 205। उसको इसके लेफ्ट और राइट में अरेंज कर देते हैं, ऐसे ऑलवेज ऐसा ही करना है ऐसा क्वेश्चन। और इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि कम वाली फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट में और ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को राइट में, इस तरह से अरेंज कर देते हैं। बच्चों यहाँ दो फोर्क है, नॉन और अननोन। ए अननोन यहाँ पर, अननोन यहाँ पर जो भी है वो दो होंगे, एक तो पॉसिबल वैल्यू कम वाली और एक ज्यादा वाली। और नॉन यहाँ पर जो भी होगा उसका एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, उसको मिडिल में रखते हैं और अननोन को लेफ्ट राइट में अरेंज करते हैं। और इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि कम वाली फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट में और ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को राइट में अरेंज कर देते हैं। ऑलवेज आपको ऐसा ही करना है ताकि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नजर आ जाए। देखो आप, ये 195, ये 200, ये 205, मतलब ये वाला ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का है, और ये वाला ऑर्डर अगर देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का है। 205, 200, 195, 190 इस तरह जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग होगी, अगर इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग होगी। ऑलवेज आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। अब उसने बोला नाउ वैक्स इज अप्लाइड ऑन 4 ए पर वैक्स लगाना है। बच्चों जिस पर बोलता है उस पर लगाना है, और जो करता है, जो कहता है वो करना है। वो वैक्स की कह सकता है, वो फाइलिंग की कह सकता है, वो ए पे करा सकता है, वो बी पे करा सकता है। क्वेश्चन में आपसे बोला ए पर वैक्स करिए, तो हमने बोला ए यहाँ पर दो है, दोनों पर वैक्स करेंगे। बच्चों वैक्स करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने का मतलब हम बोलेंगे ए का फ्रीक्वेंसी हम डिक्रीज करेंगे। अब डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने पर वो किधर जाना चाहिए? लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में फ्रीक्वेंसी कम हो रही होती है। तो ए यहाँ पर है, मैं इसको वैक्स करूंगा तो मैं इस पे एरो ऐसे लगा देता हूँ। इस एरो का मतलब मैं समझूंगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 195 से कम हो रही है, 195 से 194, 193, 192, 190 की तरफ जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे यहाँ पर 205 ये भी ए है और इस पर भी हम वैक्स करेंगे। यहाँ पर इस पर भी वैक्स करते हैं, वैक्स करने का मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। शब्दों में लिखते हैं वैक्स करना, लेकिन अगर हम डायग्रामेटिक बात करें तो यहाँ पर बोलेंगे ये डिक्रीजिंग, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग, मतलब लेफ्ट में एरो लगा दूं। अगर यही क्वेश्चन में फाइलिंग बोलता तो मैं एरो राइट में लगाता, राइट में मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग है
और लेफ्ट में अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई। मैंने कहा ए पर मैं वैक्स कर रहा हूं तो इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी यहां पर डिक्रीज हो रही है, मैंने एरो लेफ्ट में लगा दिया। अब आप सोचो ये 200 फ्रीक्वेंसी और ये 195 फ्रीक्वेंसी है, तो 200 के रेस्पेक्ट में 195 की फ्रीक्वेंसी यहां पर घट रही है, मतलब 195 इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा बेटा, दूर जा रहा, दूर जा रहा, दूर जा रहा, तो इन दोनों का सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ रहा। सेपरेशन बढ़ने का मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां पर विड्थ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर 205 की बात करें तो 205 पर मैं अगर फिक्स है ना वैक्स करूंगा तो ये इसके पास आता है, 200 के पास आ रहा है, 200 के पास जा रहा है, 200 के पास जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का सेपरेशन कम हो रहा है, सेपरेशन कम होने का मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब बीट्स कम हो रहा है। तो आपसे बोला यहां पर वैक्स लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2 बीट पर सेकंड। बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 2, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हुई 2, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है, घट रही है, तो घटा कौन रहा है, बोले 205 घटा रहा है। 195 की बात करूं तो ये 200 के साथ में बीट्स को बढ़ा रहा है, और अगर यहां पर देखें तो 205 यहां बीट्स को घटा रहा है, तो आंसर क्या होगा, 19205 होगा। यानी आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहला जो मान लीजिए अगर देखें तो आंसर जो होगा ना, एन ए का वैल्यू कितना होगा, 205। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज होगा। बच्चों 205 आप देखो ना, 205 की फ्रीक्वेंसी कम हो रही, 204, 203, 202, तो ये इसके पास आ रहा है, 200 के पास आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कम। कम होने का मतलब बीट्स यहां पर घट रहे हैं, तो घटा कौन रहा है, 205, इसलिए आंसर 205। कभी कभी आपसे ये भी पूछते हैं कि बताइए आफ्टर वैक्सिंग कितनी हो जाएगी, वैक्स करने के बाद फ्रीक्वेंसी ए का कितना हो जाएगा, ये पूछ लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, जवाब देना सब लोग। वैक्स करने के बाद कितना हो जाएगा, तो बोले यार वैक्स करने के बाद कितना हो जाएगा, बोले इतना हो जाएगा कि 200 के साथ में कितना बिट दे, 2। तो 200 के साथ में 2 बिट देने वाले कौन कौन है, इससे पूछते हैं। तो बोले 200 के साथ में 2 बिट देने वाले हैं, एक तो 198 है और एक यहां पर 202 है। सोचना ध्यान से, 205 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछे, बोले क्वेश्चन पूछे फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क ए आफ्टर वैक्सिंग, वैक्सिंग करने के बाद वो कितना हो जाएगा, बोले वो इतना हो जाएगा कि 200 के साथ में 2 बिट दे, यही मतलब है। अब 200 के साथ में 2 बिट दोनों वाले कौन कौन है, बोले 198 और 20। अब अपने आंसर से पूछते हैं बेटा 205, तुम बताओ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी घट रही है, घट क्या 202 बन सकती है क्या, यस बन सकती है। तो जैसे ये 205 202 बनेगा तो इसके साथ 2 बिट देगा। लेकिन बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी घटकर 198 भी तो बन सकती है, और जब बन सकती है तो बताओ इसके साथ कितना देगा, अगेन 2 बिट देगा। कहने का मतलब आफ्टर वैक्सिंग अगर मैं देखूं तो यहां पर आंसर 2 पॉसिबल है, 202 एंड 198, दोनों आंसर पॉसिबल हो जाते हैं। बच्चों बात को समझना, हमेशा जनरली पहले ही आंसर पूछते हैं, ये आंसर पूछते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, सब बच्चे कर लेते हैं। इसको बिफोर आंसर भी पूछते हैं, बिफोर बिफोर वैक्सिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो आंसर 205। लेकिन अगर आफ्टर पूछ ले तो आफ्टर में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। आपसे बोला ना कि फ्रीक्वेंसी एक की कितनी हो जाएगी, वैक्स करने के बाद कितनी हो जाएगी, बोले वैक्स करने के बाद इतनी हो जाए कि वो 200 के साथ में कितना बिट दे, 2 बिट। तो 200 के साथ 2 बिट देने वाले कौन कौन है, 198 और 202, 198 202। अब बताइए 205 अपने फ्रीक्वेंसी को घटाकर 202 कर सकता है, यस। 198 भी कर सकता है, यस, दोनों कर सकता है, इसलिए दोनों आंसर होंगे। कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो दोनों आंसर पॉसिबल है। यहां पर अगर देखें तो अगर ऑप्शन में बोथ दे दे आफ्टर मैक्सिमम तो आंसर बोथ करेक्ट होगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन टिक कराना हो, एक आंसर देना हो, तो कौन सा देंगे, 202 देंगे। बताइए 205 पहले क्या बनेगा, 202 बनेगा कि 198 बनेगा, बोले 202 बनेगा, इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, 202। अगर एक आंसर टिक करना है आफ्टर में तो कौन सा टिक करेंगे, 202। लेकिन ऑप्शन में बोथ दे दे तो बोथ आपका आंसर हो जाए। सौरभ यादव क्या बोल रहे हैं, बट मोर वैक्सिंग इज हार्मफुल, हमें नहीं मतलब इससे हार्मफुल है कि यहाँ पर बेस्ट है, अच्छा है, इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। वो जो पूछ रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बोलो दोनों आंसर आएंगे कि बोले दोनों आंसर हो जाए, तो करने का तरीका ऐसा होगा। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये करिए आप सब लोग, पढ़िए सब लोग। ट्यूनिंग फॉर ए प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकंड विद एन अनदर फोर्क ऑफ बी ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। सेम क्वेश्चन है, वापस वही है। यहाँ भी दो ट्यूनिंग फोर्क के, एक फोर्क यहाँ पर नॉन है जिसको बोलते हैं बी, उसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। एक फोर्क यहाँ पर अननोन है, उसको बोलेंगे ए, उसकी दो वैल्यू होगी, कम वाली को लेफ्ट में लिखेंगे, ज्यादा वाली को राइट में लिखेंगे। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा ही करने की कोशिश करिए आप, ज्यादा आसान होगा, जल्दी क्वेश्चन होगा, कॉमन सेंस कम लगाना पड़ेगा। तो बी हमारा यहाँ 200, तो ये हमारा 95 समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। नाउ फोर्क ए इज फाइल्ड,
ध्यान रखना, मैंने इसको क्या करा, फाइल किया है। फाइल का मतलब हमने उसको घिस दिया। फाइल करने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। किसको फाइल किया, एक को। एक को फाइल करने से एक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। बताओ बढ़ाएंगे तो एरो किधर लगाएंगे, राइट में, एरो किधर लगाएंगे, राइट में। ध्यान रखना ये ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीज होगी। अब ए पर फाइल करें तो दो ए हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब आप बताओ इसके रेस्पेक्ट में ए पास में आ रहा है कि दूर जा रहा है, पास में आ रहा है बेटा, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर घटेगा। बताओ ये इस केस में दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, दूर जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर अगर देखें तो बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको फाइल करूंगा तो यहाँ पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब बीट्स यहाँ पर बढ़ जाएगा और यहाँ बीट्स घटेगा। बताओ हमें क्या करना है, 8 बीट पर सेकंड आप प्रोड्यूस करना है। बताओ 8 करना, पहले कितने थे 5, अब कितने करने 8। ओहो बीट्स को बढ़ाना है, बीट्स को बढ़ाना है, तो बताओ बड़ा कौन रहा 205। कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन में मैं आंसर की बात करूं तो आंसर यहाँ पर जो एने का होगा ना वो कितना होगा 205। ये तो सबको दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में बीट्स घट रहे थे, दो हो रहे थे, घटा कौन रहा था 205, घटा रहा था 205, इसलिए एक आंसर होगा। ये तो बीट्स को बढ़ा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना ये बीट्स को बढ़ा रहा है इसलिए 205 ये होगा। अब बात को एक और सुनना, इसकी बात करें 195, बताओ बीट्स को घटा रहा है। बताइए घटाकर कितना कर सकता है, बीट्स घटकर कितने हो सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी आपको होता है ना, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। मिनिमम घटकर कितना हो सकता है, जीरो, कभी नेगेटिव नहीं। तो सुनना 195 की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो 196 होगी, 196 होगी तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा। 197 3 हो जाएगा, 198 2 हो जाएगा, 199 1 हो जाएगा, 200 जीरो बीट्स हो जाएगा। पर 120 के 200 के बाद इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकता है ना, बढ़ेगा तो 201 होगा। बताओ ये 201 और ये 200 बीट्स कितना होगा, वापस मत। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बीट्स यहाँ पर घटाता है ना, घटाता 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 बीट्स को जीरो कर लेगा, पर उसके बाद बीट्स को बढ़ाएगा। बताओ ये बीट्स को आगे बढ़ाएगा ना। बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़कर कभी लाइफ में 195 से 208 हो सकती है क्या, हाँ हो जाएगी ना। फाइलिंग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़कर 208 होगी। और अगर ये 208 हो जाए तो 200 के साथ में कितना डिफरेंस देना है, 8 का, और हमें 8 ही देना है। इसका मतलब ये भी हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को आगे जाके सेटिस्फाई कर रहा है, और इसलिए ये आंसर भी यहाँ पॉसिबल है, बोथ आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है, ध्यान से सुन लेना सब लोग, कि यहाँ पर अगर देखें तो बीट्स की संख्या बढ़ रही है, 5 से 8 हो रही है, और इसलिए ध्यान रखेंगे बीट्स की संख्या अगर बढ़ती है तो पहले वाले क्वेश्चन में, बिफोर वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो दोनों पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल होती है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना बेटा, उस क्वेश्चन में बीट्स की संख्या घट रही थी, 5 से 2 हो रही थी, तो एक ही आंसर था 205। ये बीट्स को बढ़ा रहा था, जो ये बीट्स को बढ़ाता है तो कभी दोबारा घटा नहीं सकता, क्योंकि बढ़ने की जो बीट्स बढ़ने की लिमिट है वो तो इनफाइनाइट है। बीट्स बढ़कर कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 हजार, बढ़ने की लिमिट बहुत सारी है, अनंत है। लेकिन घटने की लिमिट क्या होगी, 5 4 3 2 1 जीरो, जीरो के बाद वापस बढ़ेगा। और इसलिए ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन में बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे एक ही आंसर पॉसिबल होगा बिफोर। लेकिन अगर क्वेश्चन में बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं 5 से 8, 3 से 5, 4 से 6, तो इसके दोनों पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल होती है। ये तो हो गई होगा, पर ये भी आगे जाके अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये भी आंसर होगा। अगर ऑप्शन में बहुत है तो बहुत टिक करेंगे, लेकिन अगर बहुत नहीं है, एक आंसर टिक करना हो तो कौन सा टिक करेंगे, बोले 205। 205 हमारे क्वेश्चन की डायरेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मोस्ट का आंसर एक्स 205 होगा, ये 205 होगा। स्लाइटली इंक्रीज बोले, अरे स्लाइटली इंक्रीज बोले तो क्या बोलेंगे, 205 हो जाएगा। सर बोध क्यों हुआ, बेटा देखो 195 फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा, बढ़ाता जा रहा, तो पहले बीट्स घटेगा घटेगा घटेगा, फिर आगे जाके क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओवरटेक कर रहा है, ये पास में आके दूर जा रहा है, तो पहले पास में आएगा, बीट्स कम करेगा, फिर आगे जाके बीट्स को बढ़ा देगा। बीट्स हमें बढ़ाना है तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन, पर ये बीट्स को घटाकर बढ़ाता है, इसलिए बाद में आएगा आंसर, पर होगा आंसर ही। अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों, और अगर एक ही आंसर पूछे तो आंसर होगा 205। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एन का जो वैल्यू है आफ्टर कितना हो जाएगा, बताओ आफ्टर में कितना हो जाएगा। बोले यार मैं आफ्टर में बात कर रहा हूं, तो बताओ आफ्टर में कितना, बोले इतना हो जाए कि इस 200 के साथ कितना बीट दे, 8।
तो बच्चों 200 के साथ 8 बिट देने वाले कौन कौन है? बोले 200 के साथ 8 बिट देने वाले हैं, एक तो 192 और एक 208। अब बताओ 195 फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, क्या 192 बन सकता है? नो। पर 208 बन सकता है? यस। 205 फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, बताओ बढ़ाकर क्या 208 बन सकता है? यस। क्या 192 बन सकता है? नो। इसलिए इसमें एक ही आंसर पॉसिबल होगा। कौन सा होगा बेटा? एन का वैल्यू अगर आफ्टर में देखे तो यहाँ 208। ध्यान रखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ देखें तो एक आंसर था और आफ्टर में दोनों आंसर पॉसिबल थे, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो पहले में यहाँ दोनों आंसर है, लेकिन आफ्टर में केवल एक ही आंसर पॉसिबल। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और इसलिए आप हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी क्वेश्चन में बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, 5 से 8, 3 से 5, 4 से 6 बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें दोनों पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल होती है। सर 192 क्यों नहीं हो रहा? बेटा 192 इसकी यहाँ पर 8 बिट दे रहा है। अब बताओ 195 अपना आंसर है ना बेटा, 195 फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा कि घटा रहा? हम फाइलिंग करें बढ़ाएगा तो 195 बढ़कर 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 192 हो सकता है कि कभी? विशाल जायसवाल बोलो, 195 अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 192 कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बताओ 205, बताओ 205 अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, बढ़ाकर क्या 192 कर सकता है? नो। इसलिए वो नहीं होगा, तो केवल एक के आंसर पॉसिबल होगा। नहीं बेटा, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं तो बता रहा हूं आपको, निशांत कुमार शर्मा, क्वेश्चन में नहीं पूछा, पर मैं बता तो सकता हूं ना, मेरी इतनी हिम्मत तो है ना भाई कि मैं थोड़ी सी ज्यादा बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन। कोई दिक्कत तो नहीं ना निशांत? हाँ, तो मैंने एक्स्ट्रा बात तो बता दी। कभी बच्चा पूछे, कभी टीचर पूछ ले कि आफ्टर कितना हो जाएगा, तो हमें ये भी देना आना चाहिए। हमें तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ये पूछा तो आंसर करूंगा ये होगा, है ना बेटा? पर मैं बता तो सकता हूँ ना लाला। चलिए यस, आगे चलते हैं। इस तरह से बीट्स की जो महिमा है पूरी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। अब थ्योरी है बेटा, बात को समझना है ना, बहुत सारी बातें यहां पर होगी, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है। आज का लेक्चर में आपको केवल ये समझाऊंगा कि स्टेशनरी वेव क्या होती है, डायग्राम में ये कैसे होती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और कैसे इसको मैथ में लिखते हैं, और मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। केवल आज इतना ही पढ़ेंगे हम। बड़ा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अंकित त्यागी, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, मेरे को डाल देना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा अभी, बात सुनो ध्यान से, है ना? ये इंटेंसिटी का रेशियो बताया था ना, टाइम पीरियड निकाल लेना उसका, तो बात करना बाद में। चलो सुनो मेरी बात। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडिंग व्यू, इसको स्टेशनरी व्यू भी कहते हैं। अब इसका देखो डेफिनेशन क्या है, कि जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है इन ए बाउंडेड मीडियम। जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है इन ए बाउंडेड मीडियम, तो उनका एक नया रिजल्टेंट वेव जनरेट होता है। वो जो नया रिजल्टेंट वेव वहां पर जनरेट होता है, वो ऐसा रिजल्टेंट वेव होता है जो लूप के फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होता है, वो लूप पैटर्न्स के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। वो ऐसा लूप पैटर्न वहां पर बनता है जो अपनी पोजीशन पर हमें फैलता सिकुड़ता फैलता सिकुड़ता फैलता सिकुड़ता फैलता सिकुड़ता ऑब्जर्व होता है। ऐसा लूप पैटर्न जो अपनी पोजीशन पर स्टे करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर फैलता सिकुड़ता, वहीं पर फैलता सिकुड़ता नजर आ रहा है, ऐसा लूप पैटर्न यहां पर जो होता है, हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी लूप पैटर्न। जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है इन बाउंडेड मीडियम, तो उनका एक नया रिजल्ट वो जनरेट होता है। और जो नया रिजल्ट में वो जनरेट हुआ है, वो लूप जैसा पैटर्न होता है। वो ऐसा लूप पैटर्न है जो अपनी पोजीशन फैलता सिकुड़ता फैलता सिकुड़ता फैलता सिकुड़ता रहता है। आगे पीछे मोशन करता हुआ नजर नहीं आता, अपनी पोजीशन स्टैंड करता हुआ नजर आता है, आगे पीछे मूव नहीं करता। हम उस लूप पैटर्न को जो अपनी पोजीशन में स्टैंड करता हुआ नजर आता है, हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी लूप पैटर्न। इसके लिए कंडीशन, तीन तरह की कंडीशन। दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव होनी चाहिए। एग्जैक्ट सेम का मतलब समझ लें, दोनों वेव बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, दोनों का लैम्डा सेम होना चाहिए, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का नेचर भी सेम होना चाहिए। अगर ये लॉन्गी है तो ये भी लॉन्गी होनी चाहिए, ट्रांस ये भी ट्रांस होनी चाहिए। एग्जैक्ट सेम टाइप की वेव, दोनों का हम तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी सेम मानते हैं, आइडियल कंडीशन पर रहे तो पूरे दोनों का एम्पलीट्यूड यहाँ पर सेम होता है। ऐसी दो एग्जैक्ट सेम टाइप की वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई होनी चाहिए, और बाउंडेड मीडियम में सुपर इंपोज होनी चाहिए। यस, इसके लिए एक कंडीशन ये भी ध्यान रखना, मीडियम शुड बी बाउंडेड। ओपन मीडियम में ये फॉर्मूला नहीं बच्चों, मीडियम बाउंडेड अगर होगा तो वेव जाएगी, और मीडियम बाउंडेड तो उधर से लौट के आएगी, और दोनों का यहां पर क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा।
तो कहने का मतलब यह है कि जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है इन ए बाउंडेड मीडियम, तो बनता है स्टेशनरी वेव। अब ये कैसे बनता है, कहां कैसे रिजल्टेंट यहां पर होगा, ये मैं आपको डायग्रामेटिक समझा रहा हूं। हमारी एनसीईआरटी भी स्टेशनरी को पहले ऐसे ही पढ़ाती है, वो डायग्राम में समझाती है कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो स्टेशन बनता है, वो कैसे बनता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपसे और बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जितने भी हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स हैं, जितने भी हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स होते हैं, सपोज गिटार का वायर सपोज मान, तो गिटार का वायर यहां पर है और दोनों तरफ से जिट बाउंडेड होता है, तो ये वायर मीडियम है और दोनों तरफ से बाउंडेड है, तो इसके अंदर जो वेव बनती है वो स्टेशनरी वेव बनती है। या और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखूं तो हम बोल सकते हैं कपड़े सुखाने की रस्सी हो सकती है, एक कपड़े सुखाने की स्ट्रिंग ले लें, दोनों तरफ से जिट बाउंडेड है, उसके अंदर जो वेव्स बनती है उनको नेचर के सफा स्टेशनरी वेव बोलते हैं। वो कैसे, देखो सुनना, ये वायर यहां पर है, इसके किसी भी पॉइंट पे हल्का सा हम प्लग करके छोड़ते हैं, खींच कर छोड़ते हैं, यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये डिस्टर्बेंस दोनों तरफ ट्रेवल करता है, क्योंकि दोनों तरफ वायर है, दोनों तरफ ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करता है तो ये वेव कहलाता है। ये वेव यहां पर जाती है, पर यहां मीडियम बाउंडेड है, लौट के वापस उधर से आती है, ये भी इधर जाती है, लौट के वापस आती है, और दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है इस वायर के अंदर, तो बनती है स्टेशनरी। तो ये वायर है, गिटार वायर की बात करें या यूं कहते हैं कपड़े सुखाने की स्ट्रिंग की बात करें, तो वहां पर जो वेव्स बनती है स्टेशनरी वेव, और ये जब प्लग करते हैं तो दोनों तरफ वेव जाएंगी, दोनों तरफ वेव जाएगी, दोनों एक जैसी वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, क्योंकि एक ही सोर्स से बनी है, एक ही प्लगिंग से बनी है, एक ही मीडियम में जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, सुपर इंपोज होती है, तो बनती है स्टेशनरी वेव। कैसे बनती है इसको मैं समझा रहा हूं। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए वायर है, स्ट्रिंग है, मीडियम मेरा होमोजेनस रेजिस्टेंस लेस आइडियल कंडीशन में है, और इसके अंदर वेव बन रही है स्टेशनरी वेव। कैसे बन रही है, तो बोले इसके अंदर दो प्रकार के प्रोग्रेसिव वेव यहां पर है, दो प्रोग्रेसिव वेव है, एक जाने वाली प्रोग्रेसिव, एक उधर से आने वाली प्रोग्रेसिव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो बनती है स्टेशनरी वेव। यहां मैं दोनों वेव का सुपर पोजिशन समझाऊंगा, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो मैं यहां समझाऊंगा। इसको मैंने लिख भी दिया, रिजल्टेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव पैटर्न। डायग्राम को कंफ्यूज मत होना, ये डायग्राम जो रिजल्टेंट है ना, मैं आगे समझा दिया हूं, आगे यहां बना दिया, लेकिन मैं यहां दिखाने के लिए आपको बार बार मैं यहां समझा दूंगा, सुनना ध्यान से। तो मैं बोल रहा हूं ये सुपरपोजिशन यहां पर हो रहा है। अब सुपरपोजिशन दो प्रोग्रेसिव वेव का हो रहा है, दोनों साइनोसॉइडल वेव है, एक जाने वाला और एक आने वाला। मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक वेव का लेंथ का एग्जांपल ले रहा हूं, लेमडा का एग्जांपल ले रहा हूं, ये लेमडा बाय 4, ये लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 4 लेमडा, एक वेव के एग्जांपल ले रहे हैं। और एक साइकिल में बात कर रहा हूं, एक साइकिल में 4 पैटर्न होते हैं, ये मैंने लिख दिया, 0, t/4, t/2, 3t/4। 0 को अगर मैं 1 मान लूं तो 3t/4 पे 4 पैटर्न यहां पर बन जाएंगे। बोलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक साइनोसॉइडल वेव है जो इस तरह से मीडियम में ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये जाने वाला वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए a है, ये जा रहा है वेव। अब आपको पता है यहां पर अगर वायर में वेव नहीं होती, अगर ये वायर यहां पर है और वायर में वेव नहीं होती तो वायर स्ट्रेट लाइन में होता, पर आप बताओ इस वायर के अंदर ये वेव है, इसका मतलब वायर का पार्टिकल, अभी ये जैसे मान लीजिए पार्टिकल इस वेव की वजह से ऊपर डिस्प्लेस हो गया, और यहां पर अगर पार्टिकल तो कहां गया, नीचे चला गया, यही मतलब हुआ। अगर वायर के अंदर वेव है, इसका मतलब बेसिकली यहां पर क्या होगा, वायर का पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया, वायर का पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। और अगर मैं देखूं तो यहां पर वेव ऐसी है, तो ये वेव पार्टिकल से मिलकर बनी है, इसका मतलब ये पार्टिकल अभी यहां पर है, अपनी अपनी पोजीशन पे डिस्प्लेस है और मोशन कर रहे हैं, इस मोमेंट पे वेव ऐसी है, ये जाने वाली वेव। अब मान लो इसी स्ट्रिंग में दूसरी वेव उधर से आ रही है, वो भी साइनोसॉइडल वेव है, उसका भी एम्पलीट्यूड ए है, तो मैं मान लेता हूं ये वेव उधर से ऐसे आ रही है, ये उधर से इधर, ये भी साइनोसॉइडल वेव है, उधर से लौट के आ रही है। कहने का मतलब ये उधर से कोई दूसरा वेव यहां पर आ रहा है, ये जाने वाला वेव जा रहा है, उधर से आने वाला वेव आ रहा है। अभी आने वाला वेव ऊपर से भी आ सकता है, डजंट मैटर। मैंने मान लिया जाने वाला वेव ऐसे जा रहा है, तो आने वाला वेव ऐसे आ रहा है। और बच्चों ये दोनों यहां पर है, और दोनों वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज हो रही है ऐसे। और ये सुपरपोजिशन का स्टार्टिंग टाइम t इक्वल्स टू 0 मैंने लिया, t इक्वल्स टू 0 पर दोनों वेव पूरे बाउंडेड मीडियम ऐसे सुपर इंपोज हो रही है। अब जब सुपर इंपोज हो रही है तो इनका जो रिजल्टेंट फॉर्म बनेगा उसको बोलेंगे हम स्टेशनरी वेव पैटर्न। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये जो वेव जहां सुपर इंपोज हो रही है ना, ये दोनों वेव यहां पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम फेज में सुपर इंपोज हो रही है। वर्ड्स पर ध्यान देना, सेम फेज में सुपर इंपोज हो रही है। सेम फेज का मतलब समझाता हूं। आप सोचो ये पार्टिकल है यहां पर, अब ये पार्टिकल यहां पर है, और आपको पता है यहां पर ये वेव ऊपर है, इसका मतलब ये पार्टिकल इस वेव की वजह से ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन आपको पता दूसरा वेव भी ऊपर ही है, इसका मतलब दूसरा वेव ने भी उसको जो डिस्प्लेसमेंट दिया वो ऊपर ही दिया है।
और दोनों वेव एक जैसी है, सिमेट्रिक वेव है। इसका मतलब दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट उसको मिला है वो सेम सेम मिला है, एक्स एक्स, और दोनों सेम सेम डायरेक्शन में मिला है। तो बताओ उस कंडीशन में उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? बोले एक्स प्लस एक्स 2x होता है। अब बताओ ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिला इसको, ये सेम सेम डायरेक्शन में मिला है, बताओ उसके बीच में एंगल कितना है? 0। और जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट आता है, क्योंकि वो जो ये इसको मिल रहा है वो इन दोनों वेव के सेम फेज से मिलने से मिलता है। और ऐसा इस पॉइंट पे नहीं, ईच एंड एवरी पॉइंट पे हो रहा है। इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो पार्टिकल यहां पर है वो यहां पर अपने अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर भी यहां होते हैं। अगर मैं इन दोनों वेव को सुपर इंपोज करूं, सुनना बात ध्यान से, अगर इन दोनों वेव को सुपर इंपोज करूं तो ये रिजल्ट मेरा ऐसा यहां पर बनता है। सोचो, ये जो पार्टिकल की बात कर रहा था ना, मान लीजिए ये पी पार्टिकल है, तो बताओ ये पार्टिकल यहां पर कहां होगा? यहां होगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 2x होगा। कहने का मतलब दोनों वेव सेम फेज में सुपर इंपोज होती है। जब दोनों वेव सेम फेज में सुपर इंपोज होती है तो उस कंडीशन में सभी पार्टिकल अगर देखें तो अपने अपने एक्सट्रीम पर होते हैं। ऐसे ये जाने वाला वेव और उधर से आने वाला वेव है, और दोनों सुपर इंपोज हो रही है सेम फेज में, तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो मैक्सिमम रिजल्टेंट बनता है। ये ऐसा मैक्सिमम रिजल्टेंट बनता है कि इससे बड़ा कभी बन नहीं सकता, इससे ऊपर कभी पार्टिकल जा नहीं सकते। इसका मतलब सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पर, मैक्सिमम पोजीशन पर है। ये मैक्सिमम पोजीशन पर है, मैक्सिमम पोजीशन पर है, मैक्सिमम पोजीशन पर है, मैक्सिमम पोजीशन पर है। और जब मैक्सिमम पोजीशन पर हो, इसका मतलब सभी अब पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पर है। और जब सभी अपने एम्पलीट्यूड पर है तो इनका वेलोसिटी कितना होगा? 0। और ये जाना किधर जाएंगे? अब टुवर्ड द मीन, टुवर्ड द मीन, टुवर्ड द मीन जाना चाहते हैं। ये भी अपवर्ड टुवर्ड द मीन जाना चाहते हैं। यहां से देखो बेटा, इन दोनों वेव सेम फेज में सुपर इंपोज होगी तो इनका रिजल्टेंट यहां पर ऐसा बनेगा, और ये एक रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट बनता है। अब इसमें ध्यान से देखो, सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर है, पर सभी का एक्सट्रीम अलग अलग है। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी स्टेशनरी वेव का, कि स्टेशनरी वेव के अंडर में मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स यहां पर हैं वो सब एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, पर सभी का एक्सट्रीम अलग अलग होता है। सभी का एम्पलीट्यूड यहां पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। याद करो, हमने प्रोग्रेसिव पढ़ाया था आपको, तो वहां बोला था कि सभी पार्टिकल एम्पलीट्यूड सेम सेम होता है, क्योंकि वहां पार्टिकल एक ही वेव से एनर्जी गेन करता था, सबको एनर्जी बराबर बराबर मिलता था। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? पार्टिकल मीडियम का एक वेव से नहीं, दो वेव से एनर्जी गेन करता है। तो वो पार्टिकल वहां पर दोनों वेव उसको किस फेज में मिलती है, उसको उस पर डिपेंड करता है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका एनर्जी अलग अलग है, मतलब सभी का एम्पलीट्यूड यहाँ पर अलग अलग होता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है। अब यहां पर बात सुनना, सभी पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, लेकिन सभी का एक्सट्रीम अलग अलग है, सभी का एम्पलीट्यूड अलग होता है। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, सभी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। इन पोजीशंस को हम बोलते हैं एंटीनोड। नाम सुना हो कभी आपने? सुना है क्या नाम एंटीनोड? स्टेशनरी वेव पैटर्न में वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बाकी सबके रेस्ट में मैक्सिमम होता है, उसको एंटीनोड कहते हैं। ये एंटीनोड की पोजीशंस कहलाती है। पर कुछ पोजीशन ऐसी होती है जहां पर प्रेजेंट जो पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, हम उसको नोड कहते हैं, उसको नोड कहते हैं, उसको नोड कहते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे, जब भी ये वेव बनती है तो हमेशा नोड एंटीनोड का फॉर्मेशन करती है। पहचानने का तरीका होगा कि जब भी क्वेश्चन में नोड एंटीनोड की बात हो तो समझ जाना क्वेश्चन किसका? स्टेशनरी वेव का है। किसे कहते हैं नोड? वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होता है, वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एंटी नोड कहलाता है। कभी दो नोड साथ नहीं बनते हैं, बीच में एक एंटी नोड बनता है। कभी दो एंटी नोड साथ नहीं बनते, बीच में एक नोड बनता है। नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड अल्टरनेट फॉर्म में बनते जाते हैं। कहने का मतलब यहां पर देखें तो नोड एंटी नोड यहां पर ऐसे होते हैं। एंटी नोड का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, नोड का मतलब कितना होगा? 0। कोई बता सकता है एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका स्टेशन का कितना होगा? बोले यहां पर अगर देखें तो एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना ए, दूसरे का भी कितना ए, तो बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? बोले एंटी नोड पे अगर देखा जाए तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? बोले सर ए प्लस ए कितना लिखेंगे? 2a कहते हैं। 2a, शाबाश, वेरी गुड। बताइए नोड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा? बोले नोड पर एम्पलीट्यूड a माइनस ए कितना होगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड वेरी करता है, अलग अलग होता है। नोड से एंटीनोड की तरफ जाते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, और एंटीनोड से नोड की तरफ जाते हैं तो एम्पलीट्यूड घटता जाता है। एम्पलीट्यूड यहाँ पोजीशन का फंक्शन होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव।
अब आगे चलते हैं। देखो हम ये प्रोग्रेसिव की बात कर रहे थे बेटा, टी इक्वल टू 0 पे दोनों पे वैसे मिल रही थी। अब सोचो t/4 होगा, तो जब बताओ टाइम t/4 होता है तो जो प्रोग्रेसिव वेव लेफ्ट टू राइट जा रही थी वो अपनी डायरेक्शन में आगे कितनी बढ़ेगी, λ/4 आगे बढ़ जाएगी। आपको पता है टी टाइम में वेव कितनी चलती है, लैम्डा, तो बताओ t/4 में कितनी चलेगी, λ/4 आगे चलेगी। तो जाने वाली वेव जो t बराबर 0 पे यहां से स्टार्ट हुई थी ना, वो अपनी डायरेक्शन में अब कितनी आगे बढ़ेगी, λ/4, यानी वो वेव यहां से स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। अब यहां से स्टार्ट होगी, लेकिन आपको पता जाएगी किधर, ऊपर से जाएगी ना, नेचर तो ऐसी की वैसी, तो वेव ऊपर से जाएगी तो उसका वेव का शेप ऐसा होगा t/4 टाइप का, ये जाने वाली वेव ऐसे जाएगी। लेकिन उधर से जो आने वाली वेव है वो भी अपनी डायरेक्शन में कितनी आगे बढ़ेगी, λ/4 आगे बढ़ेगी। तो यहां से स्टार्ट हुई थी वो यहां से स्टार्ट होगी, पर जाएगा नेचर कैसे, नीचे से जा रही थी ना, नीचे से जा रही थी, नीचे से जा रही थी, तो ये भी नीचे से जाएगी और ये भी वैसा होगा। अब ध्यान से देखो दोनों वेव अपोजिट फेज में है, एक धक्का ऊपर मारती है वेव और एक धक्का नीचे मारती है। बताओ इस कंडीशन में जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर मीडियम के हैं उन सभी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। मतलब सभी पार्टिकल कहां पर होंगे, मीन पर होंगे, मीन पर होंगे, मीन पर होंगे, और इसलिए स्टेशनरी वेव पैटर्न यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यस, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बना तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। यहां पर अगर देखो सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर थे, अब टाइम t/4 का पार्टिकल कहां गया, मीन पर, ये भी कहां गया, मीन पर, एक साथ मीन को क्रॉस करते हैं, और जब एक साथ सभी पार्टिकल मीन को क्रॉस कर रहे हैं तो पूरा पैटर्न के साथ स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये भी वो एक बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा कभी नहीं होता था, प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा कभी नहीं होता था कि मीडियम के सभी पार्टिकल मीन पर होते हैं एक साथ, एक मीन पर होता था, एक एक्सट्रीम पर होता है। जब एक्सट्रीम वाला मीन पर आता है तो ये एक्सट्रीम पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जिस बाउंड्री मीडियम में फिल्म हो रहा है उस बाउंड्री मीडियम के सभी पार्टिकल एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, और एक साथ मीन पर पहुंचने की वजह से पूरा पैटर्न स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होता है। जीरो कैसे हो गया, बताओ, ऊपर डिस्प्लेसमेंट x, नीचे भी कितना x, तो बताओ x और x अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। और ऐसा ईच एंड एवरी पॉइंट पे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, मतलब पार्टिकल यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर बोलो टाइम t/2 हो जाए, तो सपोज टाइम t/2 अगर हो जाए तो बताओ जाने वाला व्यू कितनी डायरेक्शन में आगे कितना बढ़ेगा, बोले λ/2 आगे बढ़ेगा। सोचना आप लोग, बताओ ये वेव यहां से स्टार्ट हुई थी, अब यहां से स्टार्ट हुई, अब यहां से स्टार्ट हुई, तो ये वेव यहां पर जाने का नेचर ऊपर से था, तो ये वेव ऊपर से ऐसे जाएगी और नीचे वाला वेव ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो प्रोग्रेसिव वेव जाने वाली t/2 पर उसका शेप ऐसा होगा। ऐसे उधर से वो वेव इधर आ रही है, वो भी आएगी तो λ/2 आगे आ जाएगी, तो बताओ वेव यहां पर ऐसे जाएगी, नीचे से जाने का नेचर है ना उसका, नीचे से जाएगी तो वो नीचे और ये ऊपर आएगी। और दोनों वेव यहां पर अगर देखें तो वापस अपोजिट फेज नहीं, सेम फेज में है, और जब सेम फेज में है तो उनका जो रिजल्ट यहां पर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। देखो ये दोनों यहाँ पर सेम फेज में है तो यहाँ क्या होगा, एक्सट्रीम पर ऐसा बनेगा। ये पार्टिकल एक्सट्रीम पर थे, फिर मीन पर आगे नीचे जाना चाह रहे हैं, और ये ऊपर जाना चाह रहे हैं, और ये वापस क्या होगा, एक्सट्रीम पर, तो ये ऊपर जाना चाहेंगे और ये नीचे जाना चाहेंगे। फिर आगे चलते हैं हम लोग, 3t/4 की बात करें। बताओ 3t/4 में जाने वाला व्यू कितना आगे बढ़ेगा, बोले जाने वाला व्यू यहाँ पर बढ़ेगा 3λ/4, और यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले यहां से स्टार्ट हुआ था, अब यहां से स्टार्ट हुआ, अब यहां से, अब यहां से स्टार्ट हुआ, और जाने का नजर ऊपर से दिए, ऊपर से ऐसा व्यू होगा। और ये अगर देखें तो उधर से वाला व्यू आ रहा है, वो अपने नेशन में कितना आगे बढ़ेगा, बोले वो भी λ/3 आगे बढ़ेगा, तो वो नीचे जाएगा और ये पे ऐसा बनेगा। देखो ध्यान से, दोनों व्यू अपोजिट फेज में है, तो वापस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पार्टिकल ये है स्टेशनरी पैटर्न, इसमें हम इंटरेस्टेड है बेसिकली। यहां पर देखो सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर है, सब पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर है, फिर एक साथ ही मीन पर है, और सब एक साथ एक्सट्रीम पर है और एक साथ मीन पर है। अगर मैं इनको स्टडी करूं तो ये पैटर्न यहां पर ऐसा बनता है। ये क्लियर पैटर्न है, वो तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, बात सुनना ध्यान से आप बच्चों। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी में इस डायग्राम को लेकर क्वेश्चन है। डायग्राम ध्यान रखना, ये स्टेशनरी व्यू पैटर्न है एक साइकिल के अंदर, कि जिस बाउंडेड मीडियम में फिल्म हो रहा है, वो सभी बाउंडेड मीडियम सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, एक साथ सभी एक्सट्रीम पर होते हैं, और एक साथ ही मीन को क्रॉस करते हैं, और एक साथ एक्सट्रीम पर होते हैं, और एक साथ ही मीन को क्रॉस करते हैं। सब एक साथ एक्सट्रीम पर होते हैं, लेकिन सभी का एक्सट्रीम क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी का एक्सट्रीम अलग अलग होता है, सभी का एम्पलीट्यूड अलग होता है। कुछ पोजीशन ऐसी जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं एंटीनोड, और जिनका एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, जीरो होता है, उसको बोलते हैं नोड। तो ये पार्टिकल यहाँ पर है एक्सट्रीम पर, एक साथ मीन पर है, एक साथ एक्सट्रीम पर, एक साथ मीन पर है। और अगर देखें तो चार पैटर्न एक साइकिल में ऐसे बनते हैं। ये पार्टिकल नीचे जा रहे हैं तो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मीन से पास हो रहे हैं एक साथ। ये यहाँ पर ऐसा है तो ये ऊपर जाना चाहते हैं और ये नीचे जाना चाहते हैं।
बच्चों एक साइकिल में अगर मैं देखूं तो स्टेशनरी वो पैटर्न यहां पर ऐसा बनता है, अलग अगर देखा तो ऐसा बनता है, पर एक साइकिल का जो टाइम है ना बहुत छोटा टाइम होता है। मैं बोलूं एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए मेरे पास एक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1/50 सेकंड। मतलब ये चारों पैटर्न जो मैंने बना के दिखाया ना आपको बेटा, ये 1/50 सेकंड में बन गए, और 1/50 सेकंड बहुत छोटा टाइम है, और इसीलिए मैं इनको अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकता। और जब अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो चारों पैटर्न, जब इनको मैं अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकता तो ये चारों पैटर्न मेरे को एक साथ बने हुए दिखते हैं, एक साथ मर्ज होते हुए दिखते हैं। तो जब इनको एक साथ अगर मैं मर्ज होता हूं देखो तो मेरे को ऐसा दिखता है, मेरे को लूप पैटर्न बनता हुआ दिखता है। आप देखो ना, ये वाला पैटर्न यहां पर ऐसा बना, फिर ये स्ट्रेट लाइन यहां पर बन गया, फिर उसके बाद ये पैटर्न यहां पर ऐसा बना, फिर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बना। अगर इन चारों को मैं मर्ज करता हुआ देखूं, मर्ज होता हुआ देखूं, तो मेरे को लूप बनता हुआ दिखता है, और ये लूप पैटर्न यहां पर होता है, हम इसी को बोलते हैं स्टेज लूप पैटर्न। जब मीडियम के सभी पैटर्न एक साथ एक्सट्रीम पर होते हैं तो मेरे को लगता है लूप एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। पर सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ जब मीन को क्रॉस करते हैं तो हमें लगता है लूप कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया। तो ये ऐसा वेव पैटर्न है जो लूप्स के फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होता है। अलग अलग देखूं तो ऐसा होता है, पर इनको मर्ज करता देखूं तो ऐसा दिखता है, और ये लूप पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है। ये ऐसा लूप पैटर्न है जो अपनी पोजीशन पर फैलता सिकुड़ता नजर आता है। हम इसी को बोलते हैं स्टेशनरी लूप पैटर्न। तो बस इसकी प्रॉपर्टी देखो, बात को समझना, सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, एक साथ मीन पर पहुंचते हैं। मतलब सभी मीडियम के जो पार्टिकल है वो सब क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। बोलो बेटा, सब एसएचएम कर रहे हैं, और एसएचएम इस प्रकार से कर रहे हैं कि सभी का टाइम पीरियड सेम है, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम है, सभी का टाइम पीरियड सेम है, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम है। और अगर देखें तो सभी का पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा यही है, ऑल मीडियम पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ सेम टाइम पीरियड सेम फ्रीक्वेंसी बट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सभी का यहाँ पर एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज करता हूं वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बदल जाता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है, डिफरेंट होता है। आपको पता है इससे पहले प्रोग्रेसिव पढ़ी थी, वहां क्या था, मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स होता है सभी का टाइम पीरियड सेम, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम, सब एसएचएम करते हैं, सबका एम्पलीट्यूड भी सेम होता था। यहाँ सबका एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। याद रखना डिफरेंट दोनों में, वहां पर एम्पलीट्यूड सेम, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों होगा समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल एक वेव से नहीं दो वेव से एनर्जी गेन करता है, तो सबको एनर्जी बराबर बराबर नहीं मिलता, अलग अलग मिलता है, और इसीलिए बोलते हैं सभी का एम्पलीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर आगे चलते हैं, सभी मीडियम के पार्टिकल, ऑल मीडियम पार्टिकल रीच एट एक्सट्रीम पोजीशन साइमल्टेनियसली। सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ अपने एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं। ये प्रॉपर्टी है, सब एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल। लेकिन सभी का एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, अलग अलग होता है। बोलो बच्चों, सभी का एक्सट्रीम पोजीशन अलग अलग होता है, सभी का एम्पलीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है, और इसीलिए ड्यू टू दिस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। बच्चों वीपी मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है, ए ओमेगा। ये सबका अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि ओमेगा तो सबका सेम है लेकिन सबका ए डिफरेंट है, और जब सबका ए डिफरेंट है, जब सब ए का ए डिफरेंट है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, सभी का वीपी मैक्सिमम अलग अलग होता है। सबका वीपी मैक्सिमम अलग मतलब सबकी एनर्जी अलग अलग होता है। जिस पार्टिकल का वीपी मैक्सिमम ज्यादा है वो ज्यादा ऊपर जाएगा, और जिसका वीपी मैक्सिमम कम है वो कम जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? पर बताइए क्या प्रोग्रेसिव में ऐसा होता था? प्रोग्रेसिव में सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचते थे। जब एक एक्सट्रीम पर होता है तो दूसरा नीचे होता है, और जब दूसरा नीचे तो वो ऊपर होता था। यहां पर अगर देखें तो सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, पर सभी का एक्सट्रीम क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए सभी का वीपी मैक्सिमम भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर आगे चलते हैं, सभी मीडियम के पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पर पहुंचते हैं। देखो ना आप, सभी पार्टिकल एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, और जब एक साथ मीन पर पहुंचते हैं, इसीलिए स्टेशनरी वेव पैटर्न बिकम्स स्ट्रेट लाइन ट्वाइस इन वन साइकिल। बच्चों इसीलिए कहा जाता है कि एक साइकिल में ये पैटर्न दो बार स्ट्रेट लाइन होता है, एक बार जाते टाइम, एक बार आते टाइम। पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पर होते हैं, एक साथ ही मीन पर होते हैं, और एक साथ एक्सट्रीम पर होते हैं, और एक साथ ही मीन पर होते हैं। एक साइकिल में दो बार मीन से पास होता है, दो बार ये स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा प्रोग्रेसिव में कभी नहीं होता था। वहां पर पार्टिकल एक साथ मीन को क्रॉस नहीं करता था, मीन पर दो बार तो पहुंचता था लेकिन एक साथ नहीं पहुंचता था। जब एक साथ नहीं पहुंचता तो वहां पर कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता था। यहां पर अगर देखें तो पैटर्न स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक साइकिल में दो बार स्ट्रेट लाइन होता है, मेडिकल में पूछा तो क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, इन स्टेशनरी वेव पैटर्न पोजीशंस वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम।
जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड कहते हैं, और अगर यहाँ पर मिनिमम तो उसको क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। बताइए एंट्रोड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a। क्यों होगा 2a? अरे यार आप देखो, आप बताओ इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना माना मैंने, एक वेव का एम्पलीट्यूड कितना, एक, दूसरे का भी कितना, एक। तो बताइए रिजल्टेंट जो y का एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2a। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो a प्लस a वो कितना होगा, 2a। 2a से कभी ज्यादा नहीं हो सकता निशांत कुमार। एक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना a, दूसरे का भी कितना a, तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा, 2a। 2a से कभी ज्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब यहां पर अगर देखें तो ज्यादा नहीं होगा। एंट्रोड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a, तो नॉट पे कितना होगा, 0 होगा। फिर आगे चलें बच्चों, यहां पर एक बात और समझना, ये दोनों चार पैटर्न यहां पर बना के दिखाए, चारों को मैं अगर मर्ज कर दूं तो यहां पर मेरे को ऐसा लूप बनता हुआ दिखता है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी लूप पैटर्न। यहां पर नोड एंट्रोड यहां पर बनते हैं, और यहां पर जब ये नोड एंट्रोड बनते हैं तो इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, फिर इनकी पोजीशन कभी बदलती नहीं। जिस पोजीशन पर नोड बनता है वहां नोड ही रहता है, जिस पोजीशन पे एंट्रोड है वहां पर एंटीनोड ही रहता है, जब तक ये वेव पैटर्न यहां पर होता है। बच्चों चार पैटर्न मैंने आपको बना के दिखाया, इसके हिसाब से ऑसिलेशन करते हैं, जब तक ये वेव पैटर्न यहां पर बनेगा इनमें जो जो पोजीशन जहां जहां है वो फिक्स हो जाती, बदलती नहीं है। और जब पोजीशन चेंज नहीं होती तो इनकी सेपरेशन भी चेंज नहीं होती, इनका सेपरेशन भी फिक्स होता है। बच्चों यहां पर नोड है तो नोड ही है, यहां पर एंट्रोड एंट्रोड, इनका पोजीशन चेंज नहीं होता, इसलिए इनका सेपरेशन भी फिक्स होता है। आप बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यार यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, लेमडा। लेमडा बेटा लेमडा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, लेमडा। लेमडा माना था ना यार, ये लेमडा था, पूरा लेमडा था, ये लेमडा तो ये भी लेमडा, ओके। और इसलिए ये भी क्या होगा, लेमडा, ये भी क्या होगा, लेमडा। लेमडा यहां से यहां तक का लेमडा, ये कितना होगा, लेमडा बाई 2। बोलो तो फिर ये कितना होगा, लेमडा बाई 4। बताइए नोड से नोड का डिस्टेंस कितना होगा, बोले नोड से नोड का सेपरेशन क्या होता है, लेमडा बाई 2। एंटीनोड से एंटीनोड कितना होगा, लेमडा बाई 2 होता है। बच्चों कहने का मतलब नोड से नोड डिस्टेंस और एंटीनोड से एंटीनोड डिस्टेंस लेमडा बाई 2 होता है, पर एंटीनोड से नोड बोले या नोड से एंटीनोड बोले तो डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई 4 होता है। याद रखेंगे, मेडिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अपन ने जब प्रोग्रेसिव पढ़ी तो वहां क्या पढ़ा था, क्रस्ट टू क्रेस्ट पढ़ा था, ट्रफ टू ट्रफ पढ़े थे। बताइए क्रैश टू क्रैश डिस्टेंस कितनी होती है, लेमडा। ट्रफ टू ट्रफ कितना होता है, लेमडा। कंप्रेशन टू कंप्रेशन क्या होता है, लेमडा। रेफ्लेक्शन टू रेफ्लेक्शन क्या होता है, लेमडा। लेकिन यहाँ क्या है, नोड टू नोड लेमडा बाई। वहां सेम सेम नेम में डिफरेंस कितना था, लेमडा। यहाँ पर सेम सेम नेम में डिफरेंस कितना होगा, लेमडा। नोड टू नोड कितना होगा, लेमडा बाई 2। एंटीनोड टू एंटीनोड कितना होगा, लेमडा बाई 2। तो एंटीनोड टू नोड कितना होगा, लेमडा बाई 4। नोड टू एंटीनोड कितना होगा, लेमडा बाई 4। याद रखिए। फिर आगे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, होल पार्टिकल्स बिटवीन टू है, ये TW है ना बेटा। टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज बट आइदर साइड्स ऑफ नोड पार्टिकल्स वाइब्रेट इन अपोजिट फेज। बच्चों बात को समझना, दो जो कॉन्जुगेटिव नोड्स है ना बेटा, ये कॉन्जुगेटिव नोड्स है, उन दोनों के बीच के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। सेम फेज का मतलब होगा, सेम फेज का मतलब होगा, सेम फेज का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे। सब पार्टिकल अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो एक साथ डाउनवर्ड ही जाएंगे, और अगर सब अपवर्ड जाएंगे तो अपवर्ड ही जाएंगे। दो जो कॉन्जुगेटिव पार्टिकल्स, दो कॉन्जुगेटिव जो नोड्स है, उनके बीच के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सेम फेज का मतलब सेम डायरेक्शन बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे, सब नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे, इसका सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। तो फिर बताओ एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, बोले एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेशन करते हैं। अगर ये डाउन जाते हैं तो ये अप जाते हैं, और अगर ये अप आते हैं तो ये डाउन जाते हैं। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेशन करते हैं। अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर होते हैं, अगर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होते हैं। तो एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में, पर दो नोड के पार्टिकल, दो नोड के बीच में पार्टिकल सेम फेज में। एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आया कि बताइए एक एंटीनोड के दोनों ओर के पार्टिकल किस फेज में ऑसिलेशन करते हैं। बताओ एक एंटीनोड के दोनों ओर के पार्टिकल, बोले एक एंटीनोड के दोनों पार्टिकल सेम फेज में मोशन करते हैं, सेम डायरेक्शन मोशन करते हैं, सेम फेज में मोशन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इनकी। ध्यान रखें हम लोग कि ऑल पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज बट आइदर साइड्स ऑफ नोड पार्टिकल वाइब्रेट इन अपोजिट फेज। बोलो समझ में आ रही है? On either sides of antinode particle vibrate in same phase.
एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल, एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज। दो जो कॉन्जुगेट नोड है उसके बीच के पार्टिकल सेम फेज। अरे एक एंड नोड के दोनों ओर के पार्टिकल क्या होंगे? सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। तो ये फिनोमेना है कि जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है वो लूप जैसा पैटर्न होता है। वो ऐसा पैटर्न है जो अपनी पोजीशन में फैलता सिकुड़ता रहता है। हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी लूप पैटर्न। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है। ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में, सॉरी यहां पर ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल स्टेशनरी में होती है, प्रोग्रेसिव से डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टी समझ आ गया? सभी मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? ऐसे चेम करते हैं, उस प्रकार से करते हैं। बोलो, सभी मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? ऐसे चेम करते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि सभी का टाइम पीरियड सेम, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम, सभी का एम्पलीट्यूड यहां पर डिफरेंट होता है। सभी एक साथ एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, पर सभी का एक्सट्रीम अलग अलग होता है। सब एक साथ मीन पर पहुंचते हैं और इसलिए ये पैटर्न एक साइकिल में 2 बार स्ट्रेट लाइन होता है। फिर नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, एंटी नोड से एंटी कितना हुआ? लैम्डा बाई 2। एंटी नोड से नोड, नोड से एंटी कितना हुआ? लैम्डा बाई 4। बताइए एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2a। नोड पर कितना होगा? 0। यहां पर एम्पलीट्यूड वेरिएशन की रेंज कितनी होगी? 0 से 2a। बोलो, 0 से 2a, 2a से 0 होगी। इसके बीच में एम्पलीट्यूड वैरी करेगा, 2a से कभी ज्यादा नहीं होगा, 0 से कभी कम नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट समझ लो बेटा कि दो जो कॉन्जुगेटिव नोड्स है ना बेटा, उनके बीच में मीडियम के सभी पार्टिकल सेम फेज में, सेम फेज का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे। सब डाउन जाएंगे तो डाउन ही जाएंगे, सब अप जाएंगे तो अप ही जाएंगे। दो कॉन्जुगेट नोड है, सुनना बांध पे, ये नोड है कॉन्जुगेटिव दो नोड्स, इनके बीच के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब सेम फेज में मोशन करेंगे। सेम फेज का मतलब सेम डायरेक्शन मोशन करेंगे। सब ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे, सब नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे। वैसे भी आप देखो, दो जो कॉन्जुगेट नोड है उसके बीच के सभी पार्टिकल कहां पहुंच गए? एक्सट्रीम पर। आप बताओ, ये पार्टी भी अपना एक्सट्रीम पर है, ये भी एक्सट्रीम पर, ये भी एक्सट्रीम पर, ये भी एक्सट्रीम पर। कौन से एक्सट्रीम? पॉजिटिव एक्सट्रीम। कौन से एक्सट्रीम? पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो बताओ उसका फेज एंगल कितना होगा? पाई बाई 2। तो इसका भी एंगल कितना होगा? पाई बाई 2। उसका भी एंगल कितना होता है? पाई बाई 2। पॉजिटिव एक्सट्रीम का एंगल कितना होता है? पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो बताओ सबका फेज एंगल सेम, तो बताओ सब क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो ध्यान रखिए, दो जो कॉन्जुगेट नोड है उसके बीच के सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, पर एक नोड के दो और के पार्टिकल अपोजिट फेज में। तो इस तरह की बातें यहां पर होती है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी की प्रॉपर्टीज। अब तो थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं बोलूं बाय नेचर ये व्यू दो तरह से होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और हमने अभी तक जो भी बातें करी ना, ये स्टेशनरी की बातें करी, और ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, ये ऐसी बातें हैं जो स्टेशनरी व्यू कोई सी भी हो, चाहे लॉन्ग ही हो चाहे ट्रांसवर्स हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ध्यान रखें कि अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू की, तो उसमें कुछ बातें और एक्स्ट्रा होती है। हमने जो बातें आपको 6 बातें बताई, ये 6 प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है कि स्टेशनरी वो की प्रॉपर्टी है। अब चाहे वो स्टेशनरी नेचर में लॉन्गिट्यूडनल हो कि ट्रांसवर्स हो, डजंट मैटर, ये सभी प्रकार की स्टेशनरी में ये प्रॉपर्टी हमेशा होती है। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी की अगर मैं डिस्कशन करूं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी की अगर मैं डिस्कशन करूं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और होती है। ये ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में होती है, ट्रांसफर नहीं। इससे पहले जो 6 प्रॉपर्टी पड़ी थी वो सब में है, वो सब में होती है, सभी प्रकार की स्टेशनों में होती है। लेकिन अगर ये कुछ प्रॉपर्टी मैं और डिस्कस करूं तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में होती है, ट्रांसफर नहीं होती। आपको बता दूं वही प्रॉपर्टी, देखो लॉन्गिल वेव को आप बोलता है प्रेशर वेव बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने, लॉन्गिल वेव को प्रेशर वेव भी कहते हैं। इसका मतलब ये जो कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ये ऐसी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो प्रेशर डेंसिटी को लेकर है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में होती है, ट्रांसफर नहीं। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए सुना रहा हूं, बात सुनना ध्यान से। 4 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेटा। लूप में एनर्जी 100% कंजर्व रहेगी। यहां पर वेव में एनर्जी होती है, एनर्जी नोड्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नोड्स के अक्रॉस एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता। बच्चों यहां पर वेव में एनर्जी होती है, एनर्जी नोड्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक लूप से दूसरे लूप में एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता। इस लूप की एनर्जी इसी लूप में रहती है, इस लूप की एनर्जी इसी लूप में रहती है, इस लूप से एनर्जी इस लूप में प्रोपेगेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बीच में नोड बैठा है और नोड कभी ऑसिलेशन नहीं करता, और जब नोड कभी ऑसिलेशन नहीं करता तो इधर से इधर एनर्जी को जाने नहीं देता। आपको पता है पार्टिकल जब ऑसिलेशन करता है तो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन यहां तो ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, इसका मतलब इधर से उधर एनर्जी है, इधर से उधर एनर्जी नहीं जाती, एनर्जी कंजर्व होती है। यहाँ एनर्जी होती है और इन लूप्स में यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक लूप से दूसरे लूप एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होता। बेटा 6 पॉइंट मैंने 2 बार समझा दिया। देखो नोड से नोड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेशन करते हैं,
और एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट में चलते हैं। अगर नीचे जा रहे हैं तो एक ऊपर जा रहे हैं। तो एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट, दो नोड के बीच के पार्टिकल सेम फेज में, सेम डायरेक्शनल मोशन करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, और स्टेशनों की प्रॉपर्टी है लॉन्गिनो स्टेशनों की प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, सुनना। पहली प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रेशर डेंसिटी को लेकर है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में होती है, ट्रांसफर नहीं होती। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, देखो क्या, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। बच्चों लॉन्गिनो स्टेशनों में नॉट की पोजीशन पे प्रेशर डेंसिटी चेंज मैक्सिमम होता है और एंटी नॉट की पोजीशन पर मिनिमम होता है। कैसे होता है समझा रहा हूं। हमने डायग्राम बनाया, स्टेशनों का डायग्राम बनाया, हमें पता है स्टेशनों अगर बनेगी तो इसमें नोड एंड नोड जरूर बनेंगे, और दो नोड भी कभी साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। कभी दो एंटी नोड भी साथ नहीं बनेंगे, बीच में नोड बनेगा, बनेगा बच्चों। अब सुनना बात, बताओ इससे पहले जो प्रॉपर्टी पड़ी थी वो सब इसमें एप्लीकेबल होगी? होगी, यस होगी, वो तो होगी। आप बताओ 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी? 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या थी? बोला 6 नंबर की प्रॉपर्टी बोलता था कि दो जो कॉन्जुगेटिव नोड्स है उनके बीच के सभी पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं। सेम फेज का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सब ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही जाएंगे, सब नीचे जाते हैं तो नीचे ही जाते हैं, ऐसा बोला था। अब आपको तो अप एंड डाउन मोशन जो होता है वो तो ट्रांसवर्स वेव में होता है, हम कौन सी वेव पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड वेव। तो यहाँ पर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, अप एंड डाउन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि दो कॉन्जुगेट जो नोड है उसके बीच के सभी पार्टिकल सेम फेज में मोशन करेंगे, मतलब सब सब लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, सब राइट में जाएंगे तो राइट में जाएंगे, और सब लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। एक जैसा मोशन करेंगे, मतलब सब टू टू करेंगे तो टू टू ही करेंगे, वो सब अगर फ्रो फ्रो करेंगे तो फ्रो फ्रो ही करेंगे, एक जैसा मोशन करेंगे। देखो मैं समझाऊं डायग्रामेटिक, ये दो कॉन्जुगेट नोड है, उसके बीच के जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर है वो सेम फेज में मोशन करें। सेम फेज का मतलब है अगर सब राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो सब राइट में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन एक नोड के दोनों के पार्टिकल अपोजिट में, तो ये नोड यहाँ पर है, अगर राइट में जाने तो बताओ ये क्या होंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में। ध्यान से देखो इस नोड को, देखो इधर से भी पार्टिकल इसके पास आ गया, इधर से भी पार्टिकल इसके पास आ गया, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, तो यहाँ डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाती है, सामान्य से डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है, प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ मोमेंट के बाद जो पार्टिकल आया है वो जाता भी है। एक ऑसिलेशन हमें पता, पार्टिकल आता है तो जाता भी है, आता है तो जाता भी है। तो एक ऑसिलेशन में अगर देखें तो पार्टिकल आता है तो कुछ मोमेंट के बाद जाता भी, आधे साइकिल के बाद जाता है। तो जो पार्टिकल आ रहे थे अब वो जाएंगे 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 जाएंगे, और ये भी ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, नोड से दोनों ओर तक के पार्टिकल दूर चले गए। जब दूर चले गए तो डेंसिटी नॉर्मल से भी क्या होगी, कम हो गई, तो प्रेशर भी क्या हो गया, कम। बच्चों एसएससी रिजल्ट में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे कि नोड की पोजीशन में प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम यानी चेंज मैक्सिमम होता है, क्यों? तो देखो सुनना इसका रीजन, बात सुनना ध्यान से। नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेशन करते हैं। अपोजिट फेज का मतलब ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। जब ऐसा होता है तो पार्टिकल्स का नंबरिंग बढ़ जाता है, प्रेशर डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब ऐसा होता है तो प्रेशर डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा भी अपोजिट फेज होता है और ऐसा भी अपोजिट फेज होता है। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल ऐसा मोशन करते हैं और ऐसा मोशन करते हैं। जब ऐसा होगा तो प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और ऐसा होता है तो मिनिमम हो जाती है। तो नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में ऑसिलेशन करते हैं ना, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी होती है। जब पार्टिकल पास आते हैं तो प्रेशर डेंसिटी बढ़ जाती है, और दूर जाते हैं तो प्रेशर डेंसिटी मिनिमम हो जाती है। ये नहीं है, इसका मतलब ये अगर देखा जाए कि एक साइकिल में अगर देखा जाए तो पार्टिकल एक बार पास आता है और एक बार दूर जाता है, एक बार पास आता है एक बार दूर जाता है, एक बार पास आता है एक बार दूर जाता है। इसका मतलब नोड की पोजीशन पर अगर देखें, नोड की पोजीशन पर अगर देखें तो प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है। एक बार मैक्सिमम होता है और एक बार मिनिमम होता है। बेटा नॉर्मल प्रेशर पी नॉट होता है, मीडियम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल प्रेशर होता है। तो सुनना ध्यान से, तो प्रेशर यहां पर मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है। तो बताइए अगर देखा जाए तो एक साइकिल में एक बार प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, तो चेंज कैसा होगा, मैक्सिमम। चेंज समझते, चेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम को चेंज कहते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम को चेंज कहते हैं। मैक्सिमम भी हो रहा है, मिनिमम भी हो रहा है, इसलिए चेंज कैसा होगा, मैक्सिमम। तो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम बट नॉट पोजीशंस। और मिनिमम का होगा एंटी नोड के पोजीशन। बोले क्यों? देखो एंटी नोड के दोनों ओर के पार्टिकल क्या होते हैं, सेम फेज में। एंटी नोड के दोनों ओर के पार्टिकल सेम फेज में, पार्टिकल अगर आ रहे होंगे तो ऐसे आएंगे और कभी जाएंगे तो ऐसे। तो एंटी नोड के दोनों ओर के पार्टिकल सेम फेज में होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आता,
और इसीलिए बोलते हैं जो प्रेशर डेंसिटी पहले होता है लगभग वही प्रेशर डेंसिटी बाद में होता है। इसलिए यहां चेंज इन प्रेशर चेंज इन डेंसिटी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इस प्रॉपर्टी का मेन रीजन कौन हुआ पता है, नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में होना इसका मेन रीजन रहा है। एक नोड के दोनों ओर के पार्टिकल अपोजिट फेज में, अपोजिट का मतलब ये भी अपोजिट ये भी अपोजिट। जब ऐसा होगा मैक्सिमम, ऐसा होगा मिनिमम। पर एलेक्ट्रॉन के दोनों ओर के पार्टिकल सेम फेज में, ऐसे होंगे तो ऐसे होंगे और ऐसे होंगे तो ऐसे होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए यहां डेंसिटी चेंज प्रेशर चेंज क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखे, एग्जाम में पूछी जाती है प्रॉपर्टी। पूछता कैसे, देखो सुनना, क्वेश्चन पूछता है वो बोलता है इन लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू, जवाब देना सब लोग, इन लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी व्यू, और 4 ऑप्शन देता है। प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस, pressure and density are minimum at not positions, change in pressure change in density are maximum at not positions, fourth option none of these। क्या आएगा आंसर, शाबाश, थर्ड आंसर होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल। आपको पता पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, आपको पता सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, पर थर्ड मोस्ट करेक्ट है। प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम भी होता है नोड पर, मिनिमम भी होता है नोड पर, इसीलिए चेंज कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। चेंज में दोनों बातें आ गई। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखे तो वो भी करेक्ट है, सेकंड देखे वो भी करेक्ट है, लेकिन थर्ड मोस्ट करेक्ट है। अगर फोर्थ ऑप्शन में अगर बोलता ऑल तो मैं ऑल टिक करता। तो ध्यान रखिए, प्रेशर डेंसिटी मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है, कहां पर, नोट पर, लेकिन चेंज की बात करें तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए अंडरलाइन कर लेना, चेंज इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्रेशर चेंज इन डेंसिटी आर मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। और इसी पर ये सेकंड प्रॉपर्टी बेस्ड है। आपको पता चेंज इन प्रेशर को हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस। आपको पता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं, और इलास्टिक मॉडुलस मीडियम का कांस्टेंट होता है ये। तो बोल सकते हैं डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और डेल्टा पी कौन है, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर अगर देखें तो नॉट पर ज्यादा होता है, इसलिए मीडियम में स्ट्रेन भी नॉट पर ज्यादा होती है। स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नॉट पोजीशंस एंड मिनिमम एट एंटी नॉट पोजीशंस। जब वो मीडियम में चलती है तो नॉट की पोजीशन पर स्ट्रेन मैक्सिमम मिलता है मीडियम में, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर चेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। प्रेशर चेंज बेसिकली कौन है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो नॉट पर प्रेशर चेंज मैक्सिमम, तो स्ट्रेन भी क्या होगा, मैक्सिमम होता है। गौरी सिंह क्या बोल रहे हैं, सर मिनिमम भी नॉट पर होना चाहिए, बिल्कुल होता है ना नॉट पर, क्या प्रेशर मिनिमम होता है पर चेंज मिनिमम नहीं होता। चेंज का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो चेंज मैक्सिमम आएगा। तो गौरी सिंह, मैक्सिमम माइनस मिनिमम चेंज, और चेंज क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम नोट पर। समझ में आ गया। तो स्ट्रेन इज मैक्सिमम कहां पर होगी, नोट पर, और मिनिमम कहां होगी, एंटी नोट। अब देखो नाइन्थ प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, और कभी भी एग्जाम में पूछे सकती है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट नॉट इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नॉट, समझ लेना सब लोग, एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नॉट इज कॉल्ड एज प्रेशर नॉट पोजीशंस। डिस्प्लेसमेंट नॉट, सब लोग बताइए नॉट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नॉट, वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, मिनिमम होता है, उसको नॉट कहते हैं। नॉट मतलब मिनिमा, नॉट मतलब मिनिमा, मन को समझा के रखना, नॉट मतलब मिनिमा, एंटोड मतलब मैक्सिमा, नॉट मतलब मिनिमा, एंटोड मतलब मैक्सिमा, नॉट मतलब मिनिमा। किसका मिनिमा, एम्पलीट्यूड का मिनिमा। वो पोजीशन जहां पर प्रेजेंट जो पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, मिनिमम होता है, उसको नॉट कहते हैं। नॉट मतलब मिनिमा, किसका मिनिमा, डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा, मतलब एम्पलीट्यूड का मिनिमा। एम्पलीट्यूड क्या है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान रखेंगे, नोड एम्पलीट्यूड हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये किसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम है, डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम है, डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम है। नोड मतलब मिनिमा, किसका मिनिमा, डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा। तो डिस्प्लेसमेंट का पूरा नाम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नॉट। ऐसे बात करें एंटीनोड की बात करते हैं, एंटीनोड का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो उसका पूरा नेम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। जब भी मैं नोड एंटीनोड की बात करूं और कुछ नहीं बोलूं तो आपको हमेशा क्या मानना है, डिस्प्लेसमेंट की करस्पॉन्डिंग, याद आ जाएगा सबको। जब भी मैं नोड एंटीनोड की बात करूं और कुछ ना बोलूं तो किससे करस्पॉन्डिंग मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट की करस्पॉन्डिंग। अब आप बताइए, मैंने यहां क्या लिखा, इस पहला पेज पे क्या लिखा, बताओ, ये नोड लिखा ना नोड, सुनना सब लोग जवाब देना, ये नोड है, बताओ कौन सा नोड मानेंगे इसको, कौन सा नोड मानेंगे इसको, नोड मतलब मिनिमा, क्या मिनिमा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमा, तो कौन सा नोड हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमा, मतलब डिस्प्लेसमेंट नोड हुआ है। कौन है ये, डिस्प्लेसमेंट नोड, कौन है ये, डिस्प्लेसमेंट नोड। बताओ डिस्प्लेसमेंट नोड पर प्रेशर चेंज कैसा है, मैक्सिमम, प्रेशर चेंज कैसा है, मैक्सिमम, प्रेशर चेंज कैसा है, मैक्सिमम। तो डिस्प्लेसमेंट नोड पर प्रेशर चेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब प्रेशर का ये क्या हो गया, एंटी नोड हो गया।
इसको प्रेशर एंटी नोड कहते हैं बच्चों। मैक्सिमम मतलब एंटी नोड, और किसका मैक्सिमम, पहले चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है, इसलिए प्रेशर का मैक्सिमम होगा, इसका प्रेशर एंटी नोड भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड पोजीशंस। ऐसे बताओ, ये एंटी नोड लिखा, कौन सा एंटी नोड है? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। अब बताइए, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड पर प्रेशर चेंज कैसा है? प्रेशर चेंज कैसा है? मिनिमम। प्रेशर चेंज कैसा है? मिनिमम। तो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग इसको क्या बोलेंगे? है ना, प्रेशर नोड पोजीशन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर नोड पोजीशंस। बच्चों, ये मिनिमा होता है तो ये मैक्सिमा होता है, और ये मैक्सिमा होता है तो ये मिनिमा होता है। नहीं समझ में आया? दोबारा समझ। नोड मतलब मिनिमा, एंटी मतलब मैक्सिमा, याद आ जाएगा। नोड मतलब मिनिमा, एंटी मतलब मैक्सिमा। नोड मतलब मिनिमा, किसका मिनिमा? डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा। एंटी मतलब मैक्सिमा, किसका मैक्सिमा? डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा। तो जब भी नोड एंटी की बात करें, कुछ नहीं बोले तो किसके करस्पॉन्डिंग माने? डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग माने। ओके, मैंने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट नोड है ये। कौन नोड है? डिस्प्लेसमेंट नोड। बताओ, यहां प्रेशर चेंज कैसा है? मैक्सिमम। प्रेशर चेंज कैसा है? मैक्सिमम। तो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंटी नोड। तो डिस्प्लेसमेंट नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड, एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज कॉल्ड एज प्रेशर नोड पोजीशंस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं बेटा। वो मैक्सिमा है तो वो मिनिमा है, वो मिनिमा है तो वो मैक्सिमा है, वो मैक्सिमा है तो वो मिनिमा है, वो मिनिमा है तो वो मैक्सिमा होता है। अरे मैक्सिमा मिनिमा दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। आपको पता, हमारी जो लॉन्गिट्यूड वेव उसको दो तरह से दिखाते हैं, प्रेशर फॉर्म में भी दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में भी दिखाते हैं। तो हम कहते हैं कि इस वेव में जिस पोजीशन में प्रेशर चेंज ज्यादा होगा, प्रेशर चेंज ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पर प्रेजेंट पार्टिकल हिलडुल नहीं पाएगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। प्रेशर चेंज ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। प्रेशर चेंज ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। पर अगर प्रेशर मिनिमम तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर यहां पर देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, वो मैक्सिमा है तो वो मिनिमा है, वो मिनिमा है तो वो मैक्सिमा है। ओके, और इसीलिए इन दोनों की फॉर्म में अगर देखें तो दोनों में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज पाई बाय 2 रेडियन। ध्यान रखेंगे, इज पाई बाय 2 रेडियन। मैं लिख देता हूं, इसमें एक वर्ड गायब है, पाई बाय 2 रेडियन। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी रेस में क्वेश्चन है, ये पुराना मॉडल का जो रेस हुआ आपको, उसको रेस में क्वेश्चन है। दोनों में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। मींस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन फंक्शन, देन अनदर इज कोस फंक्शन। एक फॉर्म को साइन से दिखाते हैं तो एक को कोस से दिखाते हैं। आपको पता, साइन फंक्शन जिन वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, कोस फंक्शन उसके लिए मिनिमम वैल्यू शो करता है। साइन फंक्शन जिन वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, कोस फंक्शन उसके लिए मिनिमम वैल्यू शो करता है। मतलब एक मैक्सिमा है तो मिनिमा है, वो मिनिमा है तो मैक्सिमा है। तो एक को साइन से, एक को कोस से दिखाते हैं, एक को साइन से कोस से दिखाते हैं, तो दोनों के बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखें, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म और प्रेशर वेव फॉर्म जो है, उसमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि वो मैक्सिमा है तो वो मिनिमा है, वो मिनिमा है तो वो मैक्सिमा है। तो इस तरह की बातें हमें ध्यान रखने की कुछ प्रॉपर्टी है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी में पाई जाती है, ट्रांसवर्स में नहीं। तो हमने 10 प्रॉपर्टी आपको पढ़ी। पहली 6 प्रॉपर्टी जो है वो दोनों प्रकार की वेव में होती है, लेकिन बाद वाली जो 4 प्रॉपर्टी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल लॉन्गी में होती है, ट्रांसफर नहीं। इस तरह की जो बातें हैं इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। हम पढ़ रहे हैं स्टेशनरी वेव। इसके लिए कंडीशन क्या लिखी थी कि जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है तो बनती है स्टेशनरी वेव। तो बच्चों, इस वेव को बनाने के लिए दो बातें हमें चाहिए। एक तो मीडियम बाउंडेड होना चाहिए, और यहाँ पर दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में हमें चाहिए होती है। तो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव अगर अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? वेव का रिफ्लेक्शन कराते हैं। लिखा भी मैंने, दो एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव propagating in opposite direction can be produced by only by reflection method। हम वेव का रिफ्लेक्शन कराते हैं। मेरे पास सोर्स है, सोर्स मीडियम में वेव ट्रेवल कर रहा है, सोर्स मीडियम में वेव बनाता है, ये वेव मीडियम में जा रही है। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन कराता हूं तो जो वेव जाती है वही वेव उधर से लौट के आती है। तो जो वेव जा रहा है वही लौट के आता है, मतलब नेचर सेम। जो जाएगा वही लौटेगा, जो जाएगा वही लौटेगा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। जिस मीडियम में जा रहा है उसी मीडियम में लौटेगा, वेलोसिटी सेम। वेलोसिटी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, तो डेफिनेटली लैम्डा सेम, नेचर सेम। रिफ्लेक्शन को मान ले आइडियल रिफ्लेक्शन है, आइडियल है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो जाने वाला का एम्पलीट्यूड और आने वाला का एम्पलीट्यूड सेम।
मतलब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करवानी है, हमें फाइंड करनी है, तो हम वेव का रिफ्लेक्शन कराते हैं। ओके, अब देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किससे होता है? बोले रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर से होता है। रिफ्लेक्शन किससे होता है? रिफ्लेक्टर से होता है। और रिफ्लेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रेजिडेंट रिफ्लेक्टर, एक होता है फ्री एंड रिफ्लेक्टर। ऐसा एंड जो वेव के प्रेशर से हिलता डुलता नहीं है, उसको बोलते हैं रेजिडेंट रिफ्लेक्टर। पर ऐसा रिफ्लेक्टर जो वेव के प्रेशर से हिलडुल जाता है, उसको बोलते हैं फ्री एंड रिफ्लेक्टर। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ट्रांसवर्स वेव का। सबसे पहले तो मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो रिजिड सपोर्ट से इस तरह से कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग है, यहां पर रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, और यहां पर इस तरह से कनेक्टेड है कि टाइटली नॉट बना हुआ है ना, नॉट बन रहा है, अच्छे से नॉट बनी हुई है यहां पर। मतलब टाइटली यहां पर नॉट बना हुआ है, ये टाइट नॉट यहां पर बना हुआ है कि ये स्ट्रिंग यहां पर जब वेव पल्स यहां पर आएगा तो नॉट खुलता नहीं। मेरी बात समझ आप, ये नॉट खुलता नहीं, तो हम बोलते हैं ये रेजिडेंट की तरह बिहेव करता है। ये यहाँ पर वायर रिजिडली टाइटली कनेक्टेड है, टाइटली यहाँ पर नॉट बना हुआ है, और यहाँ पर अगर देखो तो स्ट्रिंग है और यहाँ पर इस सपोर्ट से लूजली कनेक्टेड है। मतलब वायर को मैंने ऐसे लपेट के छोड़ दिया, जब वायर को ऐसे लपेट के छोड़ दिया तो यहाँ पर जैसे वेव पल्स पहुंचेगा तो इसकी वजह से लूजली कनेक्ट होने से ऊपर नीचे मोशन कर सकेगा, और जब ऊपर नीचे मोशन करेगा तो इसको बोलेंगे फ्री है। तो ये दिखाने का तरीका हो गया, जब भी इस तरह से दिखाते हैं तो ये वो रेजिडेंट दिखाता है, और ये यहाँ पर अगर देखे तो इस तरह से दिखाते हैं उसको फ्री एंड दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, सपोर्ट में एक रिंग लगा देते हैं और रिंग से स्ट्रिंग बनी हुई है, तो जैसे वेव पल्स यहाँ पर पहुंचता है तो रिंग ऊपर नीचे मोशन कर सकती है, जब रिंग ऊपर नीचे मोशन करती है तो उसको बोलते हैं फ्री एंड। ठीक है, अब बात को समझना, मान लीजिए वायर, इस वायर के अंदर एक वेव पल्स यहाँ पर जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर ए है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ये कहने को एक वेव पल्स है, पर कहने को एक प्रकार की प्रोग्रेसिव को शो कर रहा है। तो हम इसकी इक्वेशन भी लिखना चाहते हैं, ये है इंसिडेंट वेव, ये मीडियम में ट्रेवल कर रही है और इस एंड पर रिफ्लेक्ट होगी, इस एंड पर इंसिडेंट होगी, तो ये इंसिडेंट वेव। उसकी इक्वेशन लिखी मैंने ए sin ओमेगा टी माइनस एक्स। पॉजिटिव एक्स पे जा रही है इसलिए ए sin ओमेगा टी माइनस एक्स जा रही है। अब आपको जब वेव ट्रेवल करती हुई यहाँ पर जाएगी और जब यहाँ पर पहुंचेगी तो स्ट्रिंग का जो टाइटली कनेक्ट पार्टिकल है उसको धक्का ऊपर मारेगी, लेकिन वो टाइटली कनेक्टेड है, वो इसके धक्के से ऊपर नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, रिजल्ट सपोर्टेड है इसलिए एक्शन का रिएक्शन करेगा, और जब एक्शन का रिएक्शन करेगा तो ये वेव अपोजिट फेज में ऐसे लौट के आएगी। कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखें तो वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो गया और फेज भी चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना है। जाने वाले वो जा रहा है, लौट के उधर से वेव आ रहा है। हमेशा ध्यान रखो, जब भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो हमेशा डायरेक्शन तो रिवर्स होती ही है। डायरेक्शन यहाँ तो रिवर्स होती ही है, क्योंकि मीडियम बाउंडेड आगे जा नहीं सकती, लौट के उसको आने ही आना है। तो वेव लौट के उधर से आ रही है तो डायरेक्शन तो रिवर्स होना ही होना है, पर फेज यहां पर देखा जाए तो फेज भी रिवर्स हो जाता है। बोले फेज क्यों रिवर्स होता है? क्योंकि यहाँ एक्शन का रिएक्शन हुआ है, एक्शन का रिएक्शन हुआ है, और जब एक्शन का रिएक्शन हुआ है तो वेव अपोजिट डायरेक्शन लौट के आती है, अपोजिट फेज में लौट के आती है। तो इसका मतलब ये क्रेस्ट ट्रफ बन जाता है, ट्रफ क्रेस्ट बन जाता है। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, ए sin ओमेगा टी प्लस, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और उसके बाद प्लस पाई और लिख देते हैं। प्लस पाई का मतलब यहाँ पर वेव इनिशियल फेज अपोजिट फेज में हो जाती है, प्लस पाई मतलब दोनों में पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। तो हम इसको चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं माइनस ए sin ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। कहने का मतलब अगर देखें तो इंसिडेंट वैसी है तो रिफ्लेक्टिव यहाँ पर ऐसी होती है, इसमें डायरेक्शन और फेज दोनों रिवर्स हो जाते हैं। दूसरा पार्ट अगर देखो तो ये फ्री एंड रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर वेव उधर से लौट के आ रही है, लेकिन ये फ्री हैंड है, और फ्री हैंड होने की वजह से यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, और जब एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा तो जो वेव जाएगा उसी फेज में लौट के वापस आएगा। कहने का मतलब यहाँ क्रेस्ट है तो क्रेस्ट लौट के आएगा, ट्रफ है तो ट्रफ लौट के आएगा। और इसीलिए बोलते हैं कि यहां पर केवल डायरेक्शन चेंज होती है, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है, फेज में कोई चेंज नहीं होता। वेव में इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, जा रही है वेव, जा रही है, मीडियम बाउंडेड है, आगे जा नहीं सकती, तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन से लौट के वापस आ जाती है। यहां पर डायरेक्शन भी होगा, यहां भी डायरेक्शन चेंज होगा, बस फर्क इतना सा है कि यहां पर फेज भी चेंज होगा क्योंकि एक्शन का रिएक्शन हुआ है, यहां फेज चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ है। एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर डायरेक्शन फेज दोनों रिवर्स होंगे, यहां पर केवल डायरेक्शन चेंज होगी, फेज में कोई चेंज नहीं होगा। यहां ध्यान रखना, वेव का जब भी रिफ्लेक्शन होता है हमेशा डायरेक्शन तो चेंज होगी, फेज चेंज हो भी सकती है और नहीं हो सकती। एक एग्जांपल और लेता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल में क्वेश्चन इस बात को लेकर भी। यहां क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास दो वायर है, एक पतला वायर, एक मोटा वायर। पतला वायर मोटा वायर से कनेक्टेड है और एक वेव पल्स यहां पतले वायर से मोटे वायर में एंटर कर रही है। तो यहां क्या होता है, एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। इससे पहले वाला केस में ट्रांसमिट नहीं हो रहा था क्योंकि आगे मीडियम नहीं था, तो पूरी पूरी एनर्जी लौट के आ रही थी। यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहां पर मीडियम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट मीडियम है, तो एनर्जी को लौट के वापस आएगी।
और जब लौट के वापस आएगी तो कुछ एनर्जी लौट के वापस आती है, तो किस फेज में आती है ये देखना है। तो देखो ध्यान से सुनो, ये पतली स्ट्रिंग है, ये मोटी स्ट्रिंग है। जब पतली स्ट्रिंग होती है तो इसका मास कम होता है, तो उसमें वेव का स्पीड ज्यादा होता है, और जब वेव का स्पीड ज्यादा होता है तो ये मीडियम कैसा हो गया, रेयर कहलाता है। और ये मीडियम यहां पर कैसा होता है, डेंसर होता है। मोटी स्ट्रिंग डेंसर मीडियम है। तो जब वेव रेयर मीडियम से एंटर होकर डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ एनर्जी का पार्ट लौट के आता है, कुछ एनर्जी आगे बढ़ जाती है। जो एनर्जी आगे बढ़ती है तो उसी फेज में आगे बढ़ जाती है, लेकिन जो लौट के आता है वो अपोजिट फेज में लौट के आता है। अपोजिट फेज में क्यों लौट के आई, क्योंकि ये डेंसर मीडियम यहां पर रेजिडेंट जैसा बिहेव करता है। ये ध्यान रखें, ये पार्शियली रिजिड जैसा बिहेव कर रहा है, और पार्शियली रिजिड जैसा बिहेव करने की वजह से वेव का रिफ्लेक्शन अपोजिट फेज में होता है। कुछ एनर्जी लौट के आता है, कुछ एनर्जी आगे बढ़ जाता है। जो भी ट्रांसमिटेड वेव पल्स है उसकी डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं होती। ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट में आगे बढ़ेगा, ये क्रेस्ट है, क्रेस्ट में आगे बढ़ेगा। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स है यहां पर क्या होगा, अपोजिट फेज में लौट के आएगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, डेंसर मीडियम रिजिड जैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, तो बताओ यहां पर रिफ्लेक्शन किस मीडियम से हो रहा है, रेयर मीडियम से होगा। तो रेयर मीडियम किस तरह का बिहेव करता है, बोले ये फ्री एंड जैसा बिहेव करता है, और इसलिए जब वेव लौट के आएगी तो ये सेम फेज में आएगी। रिफ्लेक्टेड वेव यहां पर जो होगी वो सेम फेज में लौट के आती है, और ट्रांसमिटेड वेव उसी फेज में आगे बढ़ जाती है। ट्रांसमिटेड वेव पल्स कभी इन्वर्ट नहीं होती, जिस फेज में ये मोमेंटम आ रहा है उसी फेज में आगे बढ़ता है। लेकिन रिफ्लेक्टेड की बात करें तो यहाँ अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ सेम फेज में होता है। यहाँ सेम फेज में क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्रेम जैसा बिहेव करता है। आपके मॉडल में क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूं, ध्यान रखना। यहां तो पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन के साथ साथ ट्रांसमिशन भी है। तो जब ट्रांसमिशन होगा तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन का मतलब रेजिडेंट जैसा होगा। और अगर ये फ्री एंड है, देखो ये स्ट्रिंग यहां पर है, थिनर थिन वाली पतली वाली स्ट्रिंग है, रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम कैसा बिहेव करता है, फ्री एंड जैसा बिहेव करता है। तो वेव का रिफ्लेक्शन यहां पर सेम फेज में होता है। तो इस तरह का वेव का रिफ्लेक्शन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवेव का रिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे वेव रिफ्लेक्शन ट्रांसफर का होता है, वैसे वैसे लॉन्गिट्यूडल वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है। बताइए लॉन्गिट्यूडल वेव किस फॉर्म में चलती है, कंप्रेशन रैरफैक्शन, कंप्रेशन रैरफैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है बच्चों। किसे बोलते हैं कंप्रेशन, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी रीजन को कंप्रेशन कहते हैं, लो प्रेशर लो डेंसिटी रीजन को रैरफैक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे समझा जा रहा है कि जब वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये लॉन्गिट्यूडल वेव का रिफ्लेक्शन होगा, तो रेजिडेंट से जब रिफ्लेक्शन होगा तो कंप्रेशन अगर जाएगा तो कंप्रेशन लौट के आएगा, और अगर रैरफैक्शन जाएगा तो रैरफैक्शन लौट के आएगा। आईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दुनिया जानती है ट्रांसवेव का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, ये पूछ लेता कभी। क्यों पूछता है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस है कुछ। ध्यान रखना, वेव का रिफ्लेक्शन जब भी होगा डायरेक्शन तो हमेशा रिवर्स होगी, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं, डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होती, लौट के वापस आती है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन कभी चेंज फेज, कभी फेज की बात करो तो कभी चेंज होता भी हो, कभी नहीं। तो जब लॉन्गिट्यूडल वेव की बात करेंगे और रेजिडेंस रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ फेज चेंज नहीं होगा, सेम फेज में लौट के आएगा। कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन लौटेगा, रैरफैक्शन जाएगा तो रैरफैक्शन लौटेगा, वेव सेम फेज में लौट के आएगी। क्यों होगा ऐसा, कोई बता सकता है क्यों होगा ऐसा, सेम फेज में लौट के क्यों आएगी? बोले सेम फेज में इसलिए आएगी कि बेटा एक्शन का रिएक्शन हुआ है। सेम फेज का मतलब एक्शन रिएक्शन की वजह से, एक्शन रिएक्शन की वजह से। बच्चों वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है और रेजिडेंस हुआ, इसलिए एक्शन रिएक्शन होगा। देखो एक्शन नहीं, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन लौट के आएगा। कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर, जब रेजिडेंट पर हाई प्रेशर लगेगा तो हाई प्रेशर लौट के आएगा, लो प्रेशर जाएगा तो लो प्रेशर लौट के आएगा। बच्चों रेजिडेंट होने की वजह से सेम फेज में लौट के वेव आएगी। इससे पहले जो ट्रांसवर्स पढ़ा था ना, यहाँ पर रेजिडेंट रिफ्लेक्शन में अपोजिट फेज में लौट के आई थी वेव, क्रेस्ट गया था तो ट्रफ बन के लौट के आया था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो कंप्रेशन जाता है तो कंप्रेशन लौट के आता है, नो फेज चेंज, और इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। ये डिफरेंट है उससे। और जब यहां पर ऐसा हो रहा है तो फ्रेम में क्या होगा, अपोजिट फेज में लौट के आएगा। कंप्रेशन जाएगा तो रैरफैक्शन लौट के आएगा। जब यहां ऐसा हो रहा है तो यहां क्या होगा, अपोजिट फेज में लौट के आता है। कंप्रेशन जाएगा तो रैरफैक्शन लौट के आएगा, रैरफैक्शन जाएगा तो कंप्रेशन लौट के आएगा, अपोजिट फेज में लौट के आती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए हम लोग, ये रिफ्लेक्शन ऐसा है जो उस ट्रांसड्यूसर के रिफ्लेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे ध्यान रखेंगे हम लोग। यहां पर एक्शन रिएक्शन जैसे वेव सेम फेज में लौट के आती है, डायरेक्शन तो हमेशा लौट के आई है। बेटा रिजिड में फेज चेंज होता है, लेकिन कब होता है, जब नेचर ट्रांसवर्स हो। प्रिया तिवारी,
प्रिया तिवारी बेटा बात सुनो, जब ट्रांसवर्स वेव हुआ तो फेज चेंज होगा, लेकिन अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो सेम फेज में लौट के आएगी। यही तो समझा रहा हूं मैं आपको इतनी देर से कि ये डिफरेंट रिफ्लेक्शन है उससे, इसलिए यहां पर ऐसा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर बात करें मैथमेटिक्स में, देखो हमने जो वेव पढ़ा ना अभी तक, ये वेव थ्योरेटिकली पढ़ा है और रिफ्लेक्शन को स्टडी किया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर अगर देखें बेटा फ्री एंड में क्यों चेंज हो, राखी मित्तल बात सुनना ध्यान से, आप सोचो यहां पर अगर देखें तो जब फ्री एंड में, रिजिड एंड में, देखो रिजिड एंड में यहां पर सेम फेज में हुआ, कंप्रेशन कंप्रेशन में गया, रेट्रोस्पेक्शन में गया, तो फ्री एंड में तो डेफिनेटली क्या होगा, अपोजिट होगा, दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं। तो यहां कंप्रेशन जाएगा तो रेट्रोस्पेक्शन होगा, रेट्रोस्पेक्शन जाएगा तो कंप्रेशन लौट के आएगा, मतलब व्यू अपोजिट फेज में लौट के आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो इस व्यू को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझना ध्यान से। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है y इंसिडेंट, और ये है a sin ओमेगा t माइनस x। ये एक मान लीजिए मैंने साइनसोइडल वेव है, साइन टाइप की वेव है, पॉजिटिव एक्स में जा रही, तो a sin ओमेगा t माइनस x इंसिडेंट वेव है। सुनना ध्यान से मैथमेटिक्स सब लोग, ये वेव ट्रेवल करती हुई रेजिडेंट पर इंसिडेंट हो रही है। किस पे इंसिडेंट हो रही है, रेजिडेंट पर इंसिडेंट हो रही है। किस पे इंसिडेंट हो रही है, रेजिडेंट पर। तो बताओ रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन क्या बनेगी। तो मैं बोलता हूं y और x है, ये ट्रांसवर्स वेव की नेचर है, ट्रांसवर्स वेव की नेचर है, तो यहां पर जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंस होता है, इसमें दो चेंज होंगे, डायरेक्शन भी चेंज होगा और फेज भी चेंज होगा। बताइए, फेज चेंज होने का मतलब आगे माइनस आ जाएगा और डायरेक्शन चेंज का मतलब प्लस आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन यहां पर बनेगी माइनस a sin ओमेगा t प्लस x। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टिव। अगर ये फ्री एंड पे इंसिडेंट होती तो क्या होता, रिफ्लेक्टिव वेव की इक्वेशन यहां पर ऐसे आती, a sin ओमेगा t प्लस x। यहां केवल डायरेक्शन चेंज होता, फेज में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टिंग, दोनों व्यू अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सुपर इंपोज होती है इन अ बाउंडेड मीडियम। अगर मैं इन दोनों का सुपरपोजिशन करा दूं तो क्या बनेगा, स्टेशनरी। थ्योरी में ऐसा बोलते हैं हम लोग, लेकिन अगर इसी चीज को मैथ में लिखें तो क्या करेंगे हम, जब इनका सुपरपोजिशन की बात करें तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा, और वो ये होगा y इंसिडेंट वेक्टर प्लस y रिफ्लेक्टिंग वेक्टर इक्वल्स टू y स्टेशनरी वेव। ओके, इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा। अब इन दोनों का वेक्टर सम करने का बाद इन दोनों को विद साइन ऐड करेंगे हम लोग। विद साइन ऐड करने के बाद आप देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों में कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा डी माइनस एक्स, माइनस इसका माइनस था इसलिए माइनस साइन ओमेगा डी प्लस एक्स। इन दोनों को मैं विद साइन ऐड करूंगा, ऐड करूंगा तो जो भी रिजल्टेंट यहां पर आएगा वो कहने को स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी। अब देखो इसको ओपन करें, मैथमेटिक्स है थोड़ी बहुत आप जानते हैं, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहां दो टर्म आएगी, दोनों प्लस होती है, लेकिन आगे माइनस से दोनों माइनस हो जाती है। कहने का मतलब दो टर्म यहां पर आएगी, दो टर्म यहां पर आएगी, इन दोनों को मैं ओपन करूंगा तो चार हो जाएगी, चार होगी तो चार टर्म में से दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और दो टर्म यहां पर बचेंगी। अगर उन दोनों टर्म को मैं यहां लिखना चाहूं तो ये इक्वेशन यहां पर रिजल्ट ऐसे आएगी। बच्चों इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो इनका जो इक्वेशन आएगा रिजल्टेंट वो आएगा माइनस टू ए साइन के एक्स कोस ओमेगा, और ये कहने को स्टेशनरी की इक्वेशन है। सेम कंडीशन यहां पे बोल रहा हूं, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टिंग है, दोनों का मैं सुपरपोजिशन कराऊंगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम करूंगा, वेक्टर सम जब करूंगा तो यहां पर क्या होगा, दोनों को ऐड करूंगा, सोल्व करूंगा, ये इक्वेशन यहां पर ऐसे बनेगी, 2a cos x sin ओमेगा t। ध्यान से देख ले, अब मेरी बातें सुन ले आप बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। हमारी थ्योरी बोलती है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, रिजल्ट बनाऊं, तो ये स्टेशनरी की इक्वेशन है। ध्यान रखो, इसको याद रखने का तरीका क्या, आप बोले ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें दो त्रिकोण है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। बच्चों यहां पर ध्यान से, तो दो त्रिकोणमितीय फलन मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं कि एक टाइम पर डिपेंड करता है सेपरेटली और एक पोजीशन पर डिपेंड करता है सेपरेटली। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दिख जाए तो समझना वो एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। ध्यान रखेंगे, पहचानने का तरीका हो गया, देखने का तरीका हो गया कि ऐसी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो और इस प्रकार से प्रेजेंट हो कि एक टाइम पर डिपेंड करता हो और एक पोजीशन पर डिपेंड करता हो सेपरेटली, तो हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी की इक्वेशन। बच्चों ये कहने को स्टेशनरी की इक्वेशन है, पर कहने को स्टेशनरी के अंदर में जो पार्टिकल वहां पर एसएचएम करता है ना, ये उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी होता है। अरे कहने को ये वेव स्टेशनरी की इक्वेशन है, पर कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेशनरी के अंदर जो पार्टिकल अप एंड डाउन एसएचएम करता है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। बताओ स्टेशनरी वेव के अंदर में मीडियम के जो पार्टिकल क्या कर रहे थे, एसएचएम करते थे, और इस प्रकार से करते थे कि वहां पर सभी का एम्पलीट्यूड क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था, वहां पर एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन था। तो देखो मैं प्रूव कर सकता हूं,
यहां ध्यान से देखो, दो टर्म है, एक तो टाइम डिपेंडेंट और एक पोजीशन डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट हमको अलग कर दो तो बाकी जो बचता है ये सब यहां पर है। तो टाइम डिपेंडेंट जो टर्म है वो बताती है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है। हम पढ़ते हैं एसएचएम में क्या लिखते हैं, y a sin ओमेगा t a cos ओमेगा t। तो टाइम टर्म जो टर्म है वो क्या दिखाता है, एसएचएम हो रहा है। पर उसको अलग कर दे तो बाकी जो बचता है ना बेटा, तो ये सब उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ध्यान से देखो, ये एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन है, एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स का फंक्शन वेरिएबल टर्म है। यहां भी ऐसा करो, टाइम के टर्म को अलग कर दो, ये एसएचएम को दिखाता है, पर उसके अलावा जो टर्म बचती है वो पूरा पूरा उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये एक्स का फंक्शन, पोजीशन का फंक्शन होता है। ये पहचानने का तरीका हो गया हमारा। थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी तो हमने ये व्यू लिया, साइन टाइप का व्यू था, है ना, साइनोसोडल व्यू था, साइन टाइप का व्यू लिया, इंसिडेंट व्यू। लेकिन अगर मैथ ऐसे ले लूं मैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई इंसिडेंट वेव यहां पर है और उसकी जो इक्वेशन है वो कोस के फॉर्म में ले लूं। कोस भी तो हो सकती है यार, यस कोस हो सकती है। तो बताओ ये क्या बनेगा, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर ये इक्वेशन a cos ओमेगा t माइनस के एक्स है तो बताओ रेजिडेंस रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आगे माइनस पीछे प्लस। फ्री एंड से आगे तो प्लस ही लगेगा लेकिन पीछे क्या होगा, प्लस होगा। अभी कोस कोस फॉर्म में है तो यहां पर इनका इक्वेशन ऐसा होगा, इन दोनों को हम वेक्टर सम करेंगे, यहां भी वेक्टर सम करेंगे। तो देखो ये आएगा a cos a माइनस b, कोस a माइनस b का फॉर्मूला। सोचो कोस ए माइनस बी क्या होता है, बोले कोस ए माइनस बी का मतलब होता है कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो आपको याद रखनी है, मिल जाएगी देख लेना आप लोग। और कोस ए प्लस बी का मतलब कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों पहले साइन का फंक्शन था, साइन का, अब यहां कोस का फंक्शन आ रहा है। जब कोस का फंक्शन यहां पर मैं ओपन करूंगा तो यहां क्या आएगा, कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा आएगा। यहां भी चार टर्म आएगी, यहां भी चार टर्म आएगी, चार में से दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, दो टर्म बचेंगी। अगर मैं उनको लिखूं तो यहां पर इक्वेशन ऐसी बनेगी, देख लो ध्यान से आप। यहां भी देखो दो, ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन आती है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। इसमें भी ध्यान से देखो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है, एक तो टाइम पर डिपेंडेंट है और एक पोजीशन पर डिपेंडेंट है, एक टाइम पर डिपेंडेंट है, एक पोजीशन पर डिपेंडेंट है। हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। टाइम वाली टर्म क्या बताती है, एसएचएम होता है, एसएचएम होता है, लेकिन पोजीशन डिपेंडेंट टर्म जो है वो क्या बताती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। ध्यान में रखेंगे, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन में टाइम की टर्म को अलग कर दो, बाकी जो बचता है वो सब उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। बोलो भाई। अब यहां पर देखो, इस इक्वेशन में देखो, साइन साइन फंक्शन आ रहे, कोस कोस आ रहे, तो आना चाहिए। हम बोलते हैं जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी कोस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कोस ए साइन बी। इसलिए साइन कोस कोस साइन दोनों आते हैं। पर जब कोस का फंक्शन ओपन करते हैं तो कोस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कोस कोस साइन साइन ऐसा। तो ये कहने का तरीका हो गया कि जब भी, है ना, स्टेशनरी वेव की बात करें हम लोग, बच्चों बात को समझना, स्टेशनरी वेव की अगर इक्वेशन को देखें तो चार तरह से हो सकती है। वो चार तरह से हो सकती है, वो चार तरह से कैसे हो सकती है, बोले वो साइन कोस हो सकती है, कोस साइन हो सकती है, साइन साइन हो सकती है, कोस कोस हो सकती है। साइन कोस हो सकती है, कोस साइन हो सकती है, साइन साइन हो सकती है, कोस कोस हो सकती है। तो हम कहते हैं कि स्टेशनरी व्यू की इक्वेशन में अगर साइन कोस कोस साइन दोनों ही टर्म प्रेजेंट हो तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव वेव की जो इक्वेशन है वो साइन टाइप की होती है। बच्चों साइन कोस कोस साइन दोनों ही टर्म प्रेजेंट हो तो साइन टाइप की वेव से मिलकर बना होता है। पर अगर साइन साइन या कोस कोस दोनों एक जैसे वर्ड है तो वो कोस टाइप की वेव से मिलकर बना है। देख लो आपके सामने समझाया मैंने। यहां पर देखो, साइन कोस कोस साइन दोनों टर्म है तो साइन टाइप की वेव से मिलकर बना है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये साइन साइन या कोस कोस एक जैसे टर्म से मिलकर बना है तो ये कोस टाइप की वेव से मिलकर बना। पहचानने का तरीका हो गया कि साइन कोस कोस साइन दोनों टर्म प्रेजेंट हो स्टेशनरी की इक्वेशन में तो साइन टाइप, और अगर साइन साइन कोस कोस एक जैसे वर्ड है तो कोस टाइप। बोले ऐसा क्यों समझा रहे हैं हमें, बोले ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो आपसे क्या करता है, क्वेश्चन में आपको एक स्टेशनरी की इक्वेशन देता है और बोलता है कि जिन जिन प्रोग्रेसिव से ये मिलकर बनी ना उनका इक्वेशन लिखो आप। हमें प्रोग्रेसिव की इक्वेशन लिखनी होती है, तो उसको लिखने के लिए पहले हमें उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता करना पड़ता है कि वो साइन है कि कॉस है। तो पता लग गया कि साइन कोस कोस साइन दोनों है तो साइन, और साइन साइन कोस कोस एक जैसा है कॉस। आगे चलते हैं। फिर हमें एक बात और पता करनी पड़ती है, रिफ्लेक्टिंग एंड पता करना पड़ता है कि रिफ्लेक्टिंग एंड कौन सा होगा। तो दो तरह के रिफ्लेक्टिंग एंड होते हैं, रिजिड एंड फ्री। जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंट से होता है, रेजिडेंट परमिशन नॉट बनता है। जब भी वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंट से होता है तो रेजिडेंट पे जो मीडियम का पार्टिकल प्रेजेंट है, रेजिडेंट पे जो मीडियम का पार्टिकल प्रेजेंट है, रेजिडेंट पे जो मीडियम का पार्टिकल प्रेजेंट है, वहां पर वो कभी भी ऑसिलेशन नहीं करता।
रेजिडेंट पर है ना, वेव के प्रेशर से कभी हिलता डुलता नहीं, और जब वेव के प्रेशर से कभी हिलता डुलता नहीं तो वहां नोड बनता है। पर जब भी वेव का रिफ्लेक्शन फ्री एंड से होता है, तो फ्री एंड से होने का मतलब वहां पर जो प्रेजेंट पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वो ज्यादा अच्छे से ऑसिलेशन कर सकता है, इसलिए वहां पर एंटी नोड बनता है। पहचानने का तरीका हो गया कि जिस रिफ्लेक्टिंग एंड पर नोड बन रहा हो समझ जाना वो रेजिडेंट है, और जिस रिफ्लेक्टिंग एंड पर एंटी नोड बन रहा हो वो कोल्ड फ्री एंड है। बोलो भाई। एक है ना छोटा एग्जांपल लेता हूं, बात सुनना। ये स्ट्रिंग है जो किसी सपोर्ट से कनेक्टेड है बेटा ऐसे। अब यहां पर स्ट्रिंग है और सपोर्ट से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए स्ट्रिंग का फ्री एंड में यहां पर एक वेव बना के दे रहा हूं ऐसे। बच्चों ये वेव इसमें जा रही है, वेव जा रही है, इसमें जा रही है। बताओ ये वेव प्रोग्रेसिव की स्टेशनरी है? ये वेव जा रही है, जाने वाली वेव है। बताओ प्रोग्रेसिव वेव की स्टेशनरी है? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव। आपको तो यहाँ मीडियम बाउंडेड है, तो उधर से वेव लौट के आती, लौट के आती, लौट के आती, तो लौट के जो वेव उधर से आ रहा है, बताओ ये वेव आने वाली वेव जो है ये प्रोग्रेसिव की स्टेशनरी है। आने वाली वेव कैसी है? प्रोग्रेसिव की स्टेशनरी। बोले सर आने वाली भी प्रोग्रेसिव है, जाने वाली भी प्रोग्रेसिव, आने वाली भी प्रोग्रेसिव। बताओ आने वाली क्यों आई? क्योंकि मीडियम बाउंडेड था, आगे जा नहीं सकती थी। अब दोनों वेव यहां पर आ गई, जाने वाली जा रही है, आने वाली आना स्टार्ट हो गई। आपको तो दोनों वेव एक ही मीडियम में, एक ही वायर में, तो दोनों एक ही मीडियम में है, तो दोनों का यहाँ सुपरपोजिशन होगा। अब जब सुपरपोजिशन दोनों का होगा तो क्या बनेगी? स्टेशनरी वेव बनेगी। जाने वाली भी प्रोग्रेसिव, आने वाली भी प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही मीडियम में है, तो क्या बनेगा? दोनों का सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव बनेगा। अब जब दोनों से स्टेशनरी बनेगा, तो इस डायग्राम को देख के बताओ कि स्टेशनरी सबसे पहले कहां से बनना स्टार्ट होगा? बोले स्टेशनरी वेव सबसे पहले बनना स्टार्ट होगा रिफ्लेक्टिंग पॉइंट से। बच्चों ये रिफ्लेक्टिंग एंड है, यहां से वेव का रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए दूसरा वेव पिक्चर में आया है, और इसलिए दूसरा वेव यहां पर इससे मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो यहां से स्टेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिंग एंड है वो स्टेशनरी वेव का सबसे इनिशियल पोजीशन माना जाता है, और इसको मैथ में x बराबर 0 पोजीशन कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत बड़ी पॉइंट बोल रहा हूं मैं। बच्चों x बराबर 0 जो बोलते हैं ना, वो स्टेशनरी वेव का सबसे इनिशियल पोजीशन होता है, और ये बेसिकली कौन होता है? रिफ्लेक्टिंग एंड। ये x बराबर 0 बोला जाता है। अब याद करो, रिफ्लेक्टिंग एंड x बराबर 0 है, और x बराबर 0 पर अगर नो x बराबर 0 पर नोड बने, x बराबर 0 पर नोड बने, तो बताओ कौन सा एंड होगा? रिजिड। और अगर यहां पर x बराबर 0 पर एंट्रोड बने तो कौन होगा? फ्री एंड। ये समझ, रिफ्लेक्टिंग एंड जो भी होगा यहां पर स्टेशन सबसे पहले बनना स्टार्ट होती है, इसलिए इस पोजीशन को मैथ में क्या लिखते हैं? x बराबर 0 कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, x बराबर 0 पर नॉट मतलब रिजिड, x बराबर 0 पर एंट्रोड मतलब फ्री एंड। बोलो। अब आप बताइए x बराबर 0 पर क्या बना? अगर x बराबर 0, हमारे पास वेव की इक्वेशन है, ये सब वेव की इक्वेशन है हमारे पास, ये वेव की इक्वेशन है, हम इसमें x बराबर 0 पुट करते हैं। बच्चों जब x बराबर 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू अगर 0 आता है तो आप समझेंगे नॉट बन रहा है, इसका मतलब वो रेजिडेंट है। और x बराबर 0 पर कौन सा वर्ड 0 देता है? बोले साइन के x का वैल्यू 0 देता है, तो साइन के x बराबर 0 पर साइन 0 कितना होगा? 0। इसका मतलब x बराबर 0 पर क्या बन रहा है? नोड। अल्टीमेटली वो क्या होगा? वो नोड मतलब रेजिडेंट नोड क्या है। तो ये भी कहने का तरीका हो गया कि जब भी इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करें, x बराबर 0 पुट करें, x बराबर 0 पुट करने में y का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब x बराबर 0 पर नोड बन रहा है, इसका मतलब रेजिडेंट नोड क्या है। और इसलिए बोलते भी हैं कि जब भी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन में साइन के x का वर्ड आ जाए, साइन के x का वर्ड अगर आ जाए, x साइन के x आ जाए, तो x बराबर 0 पर 0 होता है, इसका मतलब ये नोड बनाता है। और कोस के x अगर आ जाए तो x बराबर 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, मतलब एंटीनोड बनाता है, तो फ्री एंड होता है। तो पहचानने का तरीका हो गया। आप बताओ ये वेव यहां पर है, ये रेजिडेंट है, यहां क्या आया? साइन के x। यहां भी क्या आया? यहां भी क्या आया? साइन के x। दोनों में साइन के x आया, इसका मतलब क्या हो गया? रेजिडेंट यहां पर होगा। ऐसे यहां क्या आएगा? cos के x, तो वहां पर भी क्या आया? cos के x। जब भी cos के x आ जाए तो समझ लीजिए फ्री एंड होता है। तो पहचानने का तरीका हो गया, साइन के x अगर है तो रेजिडेंट, और cos के x है तो क्या होगा? फ्री एंड। साइन के x है तो रेजिडेंट क्यों हुआ? क्योंकि x बराबर 0 पे वैल्यू 0 देगा। cos के x यहां तो फ्री एंड क्यों हुआ? क्योंकि x बराबर 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। बोलो। तो दो बातें सिखाई मैंने आपको, क्या क्या? अगर स्टेशनरी वेव की इक्वेशन में साइन कोस कोसाइन दोनों वर्ड है तो साइन टाइप की वेव से मिलकर बना है, और अगर साइन साइन कोस कोस एक जैसे वर्ड है तो कोस टाइप की वेव से मिलकर बना है। और दूसरा साइन केक्स अगर है तो रेजिडेंट से लौट के आएगा, और कोस केक्स अगर है तो फ्री एंड से लौट के आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, उसके बाद चलेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला ए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज गिवन बाय,
बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको, ये इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जहां x मीटर में है, t सेकंड में है और लेंथ आपको दे रखी है 1.5 मीटर और इसका मास आपको दे रखा है इतना, तो आपको इन फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। इंपॉर्टेंट है, समझ ले, क्योंकि अपने मैथ पढ़ी तो उसको यूज करना समझा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, डज द फंक्शन रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव? बताओ ये फंक्शन ट्रैवलिंग वेव है कि स्टेशनरी वेव है? बोलो सब, बोलो सर। इसमें दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रेजेंट है, एक तो टाइम डिपेंडेंट है और एक पोजीशन डिपेंडेंट है सेपरेटली। और जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, एक टाइम डिपेंडेंट हो एक पोजीशन डिपेंडेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। इसका मतलब ये कौन हो गया? स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। पहचानने का तरीका हो, बोलो भाई, स्टेशनरी वेव। फिर दूसरा, हम ये बाकी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक बात और ध्यान रखें, ये स्टेशनरी की इक्वेशन आप पहचान चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम एक थोड़ी सी पॉइंट ध्यान रखें, हम इसके नीचे इसका जनरल फॉर्म लिख दें। इसका जो जनरल फॉर्म लिखेंगे उसमें एक फायदा होगा कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे, हमें पता तो लगेगा कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। अब बताओ उसका जनरल फॉर्म कहां से स्टार्ट करें? तो इसका जनरल फॉर्म स्टार्ट होगा माइनस, यहां पर होगा 2a और ये होगा साइन, ये होगा kx और ये होगा cos ओमेगा। बच्चों आगे वाला जो डेटा होता है वो 2a होता है, ये ध्यान रखना। प्रोग्रेसिव वेव को a से दिखाते हैं, a से स्टार्ट होती है, a से, तो ये 2a से स्टार्ट होती है। बोलो भाई, ऐसे हम लोग बोलेंगे कि यहां पर अगर देखें तो 2a और ये sin kx cos ओमेगा, इसका जनरल फॉर्म में लिख दिया। इसको ऐसा लिखने से एक फायदा हो गया, हमें पता लग गया कि यहां पर इस क्वेश्चन में 2a का वैल्यू कितना है 0.06 है और अगर k की वैल्यू देखें तो कितना होगा 2 पाई बाई 3 है और अगर यहां पर देखें तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 120 पाई। ये बातें हमें पता लगी ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, हमने पता कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग वेव। हमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन लिखनी है। रेडी सब लोग? तो इक्वेशन लिखने के लिए दो बातें पता करनी है। क्या क्या बातें पता करें? यहां लिखता हूं मैं सोल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन, दो बातें पता करनी। पहले तो ये बताओ कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस तरह का होगा। बोले यार साइन कोस, कोस साइन दोनों वर्ड आ रहे हैं, साइन कोस कोस साइन दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो ये साइन टाइप की वेव होगी, बिल्कुल साइन टाइप की वेव होगी, साइन टाइप की प्रोग्रेसिव वेव होगी। बताइए उसके बाद रिफ्लेक्टिंग एंड कौन सा होगा? रिफ्लेक्टिंग एंड पता करना पड़ेगा। बोले यहाँ साइन के एक्स है, साइन के एक्स है, साइन के एक्स है, इसका मतलब कौन सा होगा? रेजिडेंट होगा। ये भी पता लग गया कि रिफ्लेक्टिंग रेजिडेंट। अब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं, प्रोग्रेसिव वेव की। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इंसिडेंट वेव की इक्वेशन। तो उसको लिखने के लिए भी हम उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। पहले ए से स्टार्ट होता है, वो 2a से होता था स्टेशनरी वेव, ये किस होगा? ए से। ए साइन टाइप की वेव इसलिए साइन लिखेंगे, ए साइन। वेव का डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो मान लेते हैं पॉजिटिव में जा रहा, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स, ये प्रोग्रेसिव वेव है, इंसिडेंट वेव। बताओ इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना आएगा? बोले यार 2a का वैल्यू कितना था 0.06, तो a का वैल्यू कितना होगा? बोले 0.05, 0.03 सॉरी। साइन यहां पर होगा, ओमेगा कितना है? बोले 120 पाई टी और ये के कितना बेटा? 2 पाई अपॉन 6, 6 है 3 है, 6 है 2 पाई अपॉन 3, सॉरी 6 नहीं है 3 है, 3 है ना बेटा, 3 और ये x यहां पर होगा। ये मेरे लिए इंसिडेंट वेव की इक्वेशन होगी। ऐसे आपको पहचानना है एग्जाम, बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अब बताओ रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन कैसे लिखें? बताओ कौन से आंसर लौट के आ रही है? रेजिडेंट से क्या क्या चेंज होगा? डायरेक्शन भी चेंज, फेज भी चेंज। बताओ क्या लगाऊंगा? माइनस, ये प्लस इसलिए माइनस। अब बताओ यहां पर क्या होगा? 0.03 और ये होगा साइन, यहां पर होगा 120 पाई टी प्लस यहां पर क्या होगा 2 पाई बाई 3 इंटू एक्स होगा। आया था किसी का आंसर? बोलो। तो ये इंस्टेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टिंग वेव की इक्वेशन आपके पास आ गई। आ गई बच्चों? अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? What are the wavelength, frequency and speed of each wave? Yes, start. वेवलेंथ बतानी, तो वेवलेंथ कौन बताएगा? लेमडा कौन बताता? के बताएगा। 2 पाई अपॉन के, सॉल्व करो। 2 पाई तो 2 पाई, के का वैल्यू कितना होगा? 2 पाई बाई यहाँ पर 3 होगा, सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना होगा? 3। लेमडा का वैल्यू 3 मीटर होगा। बताइए एक बात और, फ्रीक्वेंसी पूछ लें, फ्रीक्वेंसी कितना बताएगा? ओमेगा बताएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना क्वेश्चन में? 120 पाई अपॉन 2 पाई। बताओ फ्रीक्वेंसी कितना है? 60। शाबाश, 60 हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 60 है, लैम्डा यहाँ पर 3 है, तो वेव की स्पीड ओमेगा बाई के होती है। ओमेगा बाई के कौन? 6 है ना, 120 और यहाँ पर के का वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना? 3। बताओ कितना आ रहा है? 180 मीटर पर सेकंड होगा। अब आप बताओ 180 मीटर पर सेकंड कौन सी वेव की स्पीड है? ये राखी कुमारी साइन टाइप है इसलिए रिजिड नहीं, नहीं नहीं नहीं, साइन केक्स है इसलिए रिजिड। राखी ध्यान रखना, साइन केक्स है इसलिए रिजिड हुआ है।
चलिए अब बताओ स्पीड कितनी आई, 180 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई है 180। अब 180 स्पीड किसकी है, बोले प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड है, इंसिडेंट वेव की स्पीड है, इंसिडेंट वेव की स्पीड है, और एक रिफ्लेक्टिंग वेव की स्पीड है, रिफ्लेक्टिंग वेव की स्पीड है। लेकिन बताओ अगर मैं बोलूं स्टेशनरी वेव की स्पीड कितनी होगी, बट ध्यान रखना स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव कितनी होगी, जीरो। वो कभी ट्रेवल नहीं करती, स्पीड ऑफ स्टेशन कितनी होगी, जीरो। बोलो बच्चों समझ में आ रही है, चलिए आगे चले। बताओ स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यही होगी जो उसकी होगी। बताओ स्टेशन का लैम्डा कितना होगा, उतना ही होगा जितना इसका होगा। तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम सेम, तीनों की सेम सेम, लेकिन स्पीड में अगर देखें तो इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टिंग वेव की स्पीड ये होगी और स्टेशनरी वेव की स्पीड कितनी होगी, जीरो होगी। ओके बच्चों आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नॉट्स, बताइए दो जो कॉन्जुगेटिव नॉट्स उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बोले उसके बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो नॉट से नॉट लैम्डा बाई टू है ना बेटा, लैम्डा बाई टू। लैम्डा कितना क्वेश्चन में, 3 बाई टू, अल्टीमेटली वैल्यू आएगी 1.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बोला है। फिर अगला क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड पूछा है x बराबर 0.75 पर, कोई बता सकता है कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखिए टाइम की टर्म को अलग कर दो, टाइम की टर्म को अलग कर दो, बाकी जो बचता है वो सब उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो स्टेशन का एम्पलीट्यूड x का फंक्शन है और वो कितना है 0.06 साइन, और क्या होगा 2 पाई/3 इंटू एक्स होगा। माइनस पे ध्यान मत देना, माइनस नहीं होता, ये माइनस उसका डायरेक्शन नीचे से होगा इसलिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात करते वैल्यू इतनी होगी 0.06 साइन 2 पाई/3 एक्स। ये पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। अब एक्स का वैल्यू कितना दिया, बोले एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3/4, जब x का वैल्यू 3/4 है सोल्व करो 0.06, और ये होगा साइन, और यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई/3 इंटू 3/4, सोल्व कर लेना कितना आंसर आएगा 90, 91, मतलब 0.06 हो जाएगा। बच्चों 0.06 किसके बराबर है, 2a के बराबर। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है, एंटी नॉट की पोजीशन है, एंटी नॉट है ये, एंटी नॉट। समझ में आ रहा है, एंटी नॉट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग, डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो देखो टेंशन पूछा तो वेव का स्पीड पता है तो टेंशन निकाल लेंगे ना यार, हमें पता है v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। सॉल्व कर लो तो v स्क्वायर इंटू म्यू इक्वल्स टू टी होगा। बोलो अब आप बताओ इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं, यहाँ कर लूंगे सोल्व, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो टेंशन इक्वल्स टू क्या हो गया, v स्क्वायर इंटू म्यू। बताइए v स्क्वायर कितना, 180 इंटू 180 है ना, वी स्पीड, और म्यू कितना है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, मास कितना है इसका 3 इंटू 10⁻⁻², और लेंथ कितना 1.5। सॉल्व कर लेना बेटा, किसी ने सॉल्व किया, बोलो सोल्व, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आंसर ही नहीं बता रहे तुम लोग तो, या 648 हर्ट्ज हो जाएगा। भाई टेंशन, भाई वेव का स्पीड पता है ना हमको, वेव का स्पीड ओमेगा बाई की होता है, वो निकाल लिया 180, तो 180 का स्क्वायर इनटू क्या करेंगे, म्यू निकाल लेंगे, मास अपॉन लेंथ का रेशियो, तो कितना का 640। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, बाकी की बात हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम भी हो गया है ना। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। और जो एप्लीकेशन होती है वो दो तरह से बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडल स्टेशनरी वेव और ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। हमारे जितने भी म्यूजिकल साउंड सोर्स है वहां पर हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि म्यूजिकल साउंड सोर्स ऐसे साउंड सोर्स है जो बाउंडेड मीडियम रखते हैं, और मीडियम बाउंडेड अगर होते हैं तो वहां पर बनती है स्टेशनरी वेव, और वहां पर साउंड जनरेट होता है और हम उसको सुनते हैं। तो इसका सबसे बड़ा यूज जो होता है ना एप्लीकेशन, वो है स्टेशनरी वेव का सबसे बड़ा यूज हमारे म्यूजिकल साउंड सोर्स, गिटार, सितार, वीणा, वायलिन, ढोलक, ड्रम, शहनाई, भोंपू, वहां पढ़ते हैं इसको, क्योंकि वो सब बाउंडेड मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी जो यूज है एप्लीकेशन, उसको भी पढ़ने के लिए दो तरह से पढ़ते हैं, हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्टेशनरी वेव और एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो जितने भी ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स जो गैसियस मीडियम पर बेस्ड होते हैं, एयर बेसिस होते हैं, गैसियस मीडियम जिनमें होता है उनमें बोलती है बनते हैं लॉन्गिट्यूडल स्टेशनरी वेव। पर जितने भी ऐसे म्यूजिकल साउंड सोर्स जहां पर वायर बेसिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वायर बेसिस, तो वहां पर बोलती है वायर बेसिस, तो वहां पर बोलती है कौन सी, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान रखें, लॉन्गर स्टेशनरी वेव और ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है। लॉन्गी का मतलब हम यहाँ पर आर्टिकल पढ़ेंगे वो है ऑर्गन पाइप्स, रेजोनेंस ट्यूब, और यहाँ पर अगर देखें तो हम बात करेंगे सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। विशाल जायसवाल आग लगाओ सर, लगा दूं क्या आग, बोलो। क्लास हो गई सर, चलो ठीक है, बाकी की बात नेक्स्ट पे करेंगे। थक जाते हो तुम लोग है ना 2 क्लास में, और यू ऑफलाइन में बेटा जी 4 क्लास पढ़ते हो तो कुछ नहीं होता। तो
है ना। चलिए बेटा, ओके, इतना आप पढ़िए, इनको रिवाइज करिए। मैंने आपको बताया आज स्टेशनरी किसे कहते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी उसकी होती है, लॉन्गी ट्रांस लॉन्गी पर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। और है ना, पढ़ते रहे, मतलब इसको है ना, और ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको मैथ में कैसे लिखते हैं, जो बातें मैंने आपको बताई उसको ध्यान रखें। ओके बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाकी की बात नेक्स्ट में करेंगे। मैं आपको है ना लिंक भेजूं क्या, लिंक भेजना है क्या? चलो मैं भेजता हूँ लिंक, है ना, ओके, लिंक भेजता हूँ। लिंक भेज दिया बेटा मैंने, देखो। अरे लिंक आ गया होगा, देखो। लिंक आ गया बेटा, आ गया आ गया आ गया। ओके, ऑल द बेस्ट। व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, अरे व्हाट्सएप नंबर तो है ना तुम्हारे पास, मेरे नंबर नहीं दिए क्या मैंने तुम्हें? 8003161783। 8003161783 भेज रहा हूँ बेटा, हैंड है ना, हैंड आउट दे रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।